जी, स्टार्ट करते हैं। अ, हमारा आज का वेबिनार हमारी वेबिनार सीरीज का एक और पार्ट है। और हम बिम के ऊपर जितने भी लिटरेसी वगैरह के इवेंट्स चला रहे होते हैं, उन्हीं में से ये एक है। और आज का टॉपिक हमने जो सिलेक्ट किया है, उसके पीछे जो रीज़न थी वो आपके जो बिम को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर मार्केट के अंदर जो हमें क्वेरीज रिसीव होती हैं, या जो एक हेजिटेशन हम लोग खुद से फील करते हैं, एक्चुअली ये उन चीज़ों को जहन में रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जितना भी AECO इंडस्ट्री के अंदर बिम को, चाहे वो बिल्डिंग साइट पे हो या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे हो, हम बिम को बेहतर से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवाने के लिए, उसकी लिटरेसी को आम करने के लिए हम ये चीज़ें जो है वो बार बार करते रहें। तो अ, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि हम बिम की कोलेब्रेशन को जितना फर्दर आसान तरीके से करके, और जितना क्लोज टू द रियल वर्ल्ड और क्लोज टू द प्रैक्टिकल जाकर हम इसको समझा सकते हैं, वो हम इसमें कोशिश करें। इसमें बिम कोलेब्रेशन के अंदर वैसे तो हम बहुत सारे और चीज़ों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा हमारा बिम कोलैबोरेट प्रो, या ऑटोडेस्क बिम कोलैबोरेट प्रो, जिसको हम ABC प्रो भी कहते हैं। उसके फीचर्स और फिर रेविट के साथ जब वो मिलकर काम करता है, तो फिर उसके अंदर जिस तरह से सिनेरियोज डेवलप होते हैं या फिर जिस तरह से उसमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ स्टेप्स उसमें क्रिएट होते हैं या हमें फॉलो करने पड़ते हैं टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द प्रोसेस, बिम प्रोसेस, वो हम कोशिश करते हैं। इसमें करेंगे हम कोशिश, और स्टार्ट करते हैं। जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारे जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो खैर मुझे जानते होंगे, क्योंकि उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। जो नए आने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, मेरा नाम तबस्सुम रज़ा, और मैं टेक्निकल एंड ट्रेनिंग साइट को देखता हूँ, उसको मैनेज करता हूँ ER सॉल्यूशंस के अंदर। और ER सॉल्यूशंस क्या है? एक ऑटोडेस्क चैनल पार्टनर है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। और ER सॉल्यूशंस जो है वो तकरीबन पिछले कोई 20 साल से ऑटोडेस्क और बिम और कैड और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें हमारे इसी तरह के प्रोग्राम्स, जैसा कि आज का हमारा फ्री वेबिनार है, इस तरह के प्रोग्राम रेगुलरली चलते रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं उसमें हम बिम एडॉप्शन, बिम इम्प्लीमेंटेशन, या कैड से बिम की तरफ ट्रांजिशन अगर करनी हो तो उसके लिए हम सर्विसेज, कंसल्टेंसीज, ट्रेनिंग्स या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसमें बिम जो है वो चाहे बिल्डिंग साइट पे हो, चाहे आर्किटेक्चरल साइट पे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे हो, हम तमाम जो डोमेन्स हैं AEC इंडस्ट्री के, उनके अंदर बिम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि आज की चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, हम उनका जिक्र करेंगे। और उन्हीं के अंदर हमारे जो बिम के प्रोसेस में डिज़ाइन कोलैबोरेशन का जिक्र आता है, जिसके लिए जो मेन टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी कैनवस है, हम उसका भी जायज़ा लेंगे, एक बिगर पिक्चर में भी, और फिर उसी तरह से हम डीप डाइव करके और फिर अपने स्पेसिफिक टूल्स या स्पेसिफिक बिल्डिंग साइट के वर्कफ्लोज की तरफ आ जाएंगे यूजिंग द ऑटोडेस्क टूल्स। उसके अंदर फिर हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी प्रोसेस के अंदर किस तरह से होती है, या रेविट की क्लाउड वर्क शेयरिंग किस तरह से होती है, डिज़ाइन कोलैबोरेशन और मॉडल कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह से होती है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और एंड में जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इंडस्ट्री चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो
हमारे पास मेजर जो हैं वो चार पांच अगर इंडस्ट्री चैलेंजेस जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को या हमारे प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट और डिलीवरी टाइम को, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर हमारा जो डाटा है या लोग हैं वो डिस्कनेक्टेड होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है एक्चुअली वो फ्रेगमेंटेड होती है, डिसकंटिन्यूड होती है, और उसमें गैप्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पहुंचती नहीं है। ये वाले जो चैलेंजेस हैं ये एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे कोलेबोरेशन के साथ। तो इसकी वजह से हमारे जो प्रोसेसेस हैं डॉक्यूमेंटेशन के हैं या अप्रूवल्स के हैं या बाकी डिज़ाइन फेज़ के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जहाँ सही टाइम पे सही इनपुट मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर टाइमलाइन और कॉस्ट दोनों के ऊपर इफेक्ट जाता है। कॉस्ट के ऊपर कैसे जाता है वो आगे चल के हम इसको देखते हैं। एक और चैलेंज जो है वो हमें ये पेश आता है अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स भी हैं, इसके अलावा स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे जो साइट है वो कंस्ट्रक्शन साइट और डिज़ाइन इन ऑफिस जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हैं, और इसी तरह से कंसल्टेंट्स किसी और लोकेशन पे मौजूद हैं, और इसी तरह से जो हमारा क्लाइंट है वो किसी और जगह पे मौजूद है, और इन तमाम लोगों के तमाम लोकेशंस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो जाहिर है कि जोग्राफिकली एक्सपेंड होने की वजह से सब टीम मेंबर्स के वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है। तो ये एक और चैलेंज है। जब हम डिज़ाइन फेज में डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट कैड डॉक्यूमेंट हो या नॉन कैड डॉक्यूमेंट हो, मीन कि हमारा जो डिज़ाइन डाटा है वो हो या उसके साथ सपोर्टिंग जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंसेज हैं या और जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है वो आउटडेटेड होती है या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे कि स्कैटर्ड पार्टिसिपेंट्स के अंदर या स्टेक होल्डर्स के अंदर किसके पास कौन से वाले वेरिएंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और ये इशू एक्चुअली हमारे पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन भी करता है और एरर्स भी क्रिएट करता है, और मल्टीपल कॉपीज़ भी हमारे डिज़ाइन की जो है वो या हमारे मुख्तलिफ फाइल्स की या मुख्तलिफ पार्ट्स की एक ही डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, जिसकी वजह से हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन्स सम टाइम बड़े प्रोजेक्ट्स में पैदा हो सकती हैं। तो वर्जन कंट्रोलिंग जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है थ्रू आउट आवर डिज़ाइन प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एक्चुअली उसके साथ ये रिलेटेड है, डिलेड कोऑर्डिनेशन के। जाहिर है कि जब आपके पास डाटा के वर्जनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स एक जगह पे मौजूद नहीं होंगे और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रोकन होगी, तो फिर जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो डिले ज़रूर होती है। और डिले के अंदर ये तीन फैक्टर्स तो हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ फैक्टर्स भी आपके वर्किंग मेथड्स के हवाले से या आपके टीम मेंबर्स के वे ऑफ कम्युनिकेशन या जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं या टूल्स हैं कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेशन के, उनकी वजह से भी ये डिलेज क्रिएट हो सकते हैं। और जब ये वर्जनिंग और बाकी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेशंस हो रही होती हैं या बाकी चीज़ें हो रही होती हैं तो इनकी वजह से जो एरर्स क्रिएट होते हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं आपके स्केड्यूल्स पे भी। और चूँकि एरर्स या क्लैशेस वगैरह इसमें मुख्तलिफ जो आपके डोमेन्स हैं उनके बीच में रह सकते हैं, तो उनकी वजह से फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज आपका रीवर्क या रीडिज़ाइन, ये आइट्रेशंस जो हैं ये आती हैं, और फिर एज़ पर साइट जो है वो कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, या फिर एज़ पर साइट काम को डिले करके वहाँ से फिर डिज़ाइन टीम और फिर क्लाइंट और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उसमें इन्वॉल्व, उनसे अप्रूवल्स दोबारा से करवा के और फिर वापस उस काम को कंटिन्यू किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारे प्रोजेक्ट के
कॉस्ट और टाइम के ऊपर। तो ये मेजर हमारे 5 टॉप ऑफ द लिस्ट चैलेंजेस हैं। अब हम आते हैं कि इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या है, और ऑटोडेस्क उसको किस तरह से अपने बिम पोर्टफोलियो के ज़रिए से कैटर करता है। सबसे पहला जो हमारा चैलेंज था, इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिया गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सेंट्रल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं, और उसमें हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, या जितने भी हमारे डाटा की फाइल्स हैं, और उस डाटा में अगेन मैं जिक्र कर दूं कि हम कैड या रैबिट डाटा की सिर्फ बात नहीं कर रहे, इसमें हमारे इमेजेस भी शामिल हैं, इसमें हमारे वीडियोस भी शामिल हैं, इसमें हमारे हैंड ड्राफ्ट स्केचेस भी शामिल हैं, इसमें हमारे ईमेल्स भी शामिल हैं, इसमें हमारे मीटिंग मिनट्स भी शामिल हैं। इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जो एक प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेकर डिज़ाइन फेज़ के एंड होने और फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ में जाने तक शामिल हो सकती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक हमारा जो प्रोजेक्ट डाटा होता है ना, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक जितना भी उसमें डाटा शामिल होता है, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल है जो अभी मैंने गिनवाई भी हैं। तो इसका 90% डाटा जो है वो एक्चुअली वेस्ट हो जाता है। और वो वेस्ट इसलिए हो जाता है कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम सिर्फ अपना वो जो डिज़ाइन डाटा है, या जो हमारी ड्राइंग्स हैं, या हमारे मॉडल्स जो हैं जिनके ऊपर वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर फाइनल हुआ है, हम सिर्फ उसको डाटा समझते हैं। और इसके अलावा बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशंस या वर्जनिंग या जो कुछ भी उसमें शामिल था, वो सब का सब हम शायद लाशऊर में डाटा उसको तस्वुर ही नहीं करते, लेकिन वो भी डाटा होता है। तो ये तमाम चीज़ें एक सेंट्रल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जब आ जाती हैं, तो इसमें बेहतरी आती है। और इसमें जब हमारे वो चैलेंजेस हैं कि फ्रेगमेंटेशन आ रही है या डिसकनेक्शंस आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से रियल टाइम एक्सेस आपके तमाम टीम मेंबर्स के लिए जब एक सिंगल सेंट्रल क्लाउड होने की वजह से मिलती है, तो जो आपका मल्टीपल लोकेशंस पे टीम मेंबर्स का होना आपके लिए, या एक डिस्टेंस का होना जो है, वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। वो एक्चुअली आप सबको एक सिंगल टेबल पे वर्चुअली लेकर आ जाता है, एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के ऊपर आपको लेकर आ जाता है। और ये वाला जो सिनेरियो है, इससे जो डिस्टेंसेस वाली कहानी है, वो एक्चुअली वो चैलेंज जो है वो हमारा सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो ऑटोडेस्क का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये आपके वर्जन्स की ट्रैकिंग, आई मीन कि एक तो वर्जन की आइट्रेशंस इंक्रीजिंग, और फिर उसकी ट्रैकिंग भी इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर देता है। और इसमें हम चूँकि पिछला इसमें रिकॉर्ड भी रहता है, और नेक्स्ट वर्जनिंग भी चलती रहती है, तो इसमें कभी भी हम वर्जन्स में एक तो आगे पीछे जा सकते हैं, दूसरा सब टीम मेंबर्स को ये पता होता है कि इस वक्त हम किस वर्जन या किस करंट स्टेज, किसी भी स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर रहते हुए कि कौन सा वर्जन हमारा करंट है, और हम सब इसी की ही बात कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होती हैं, तो फिर अगर नेक्स्ट वर्जन पे जाना है, या सम टाइम किसी सिनेरियो में ऐसा भी हो जाता है कि 3 ऑप्शंस या 3 वर्जन्स क्रिएट किए गए, और उसमें से फिर पता चला कि नहीं जी, वो थर्ड वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला या फर्स्ट वाला जो वर्जन था, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वो अप्रूव हो जाता है। और बाकी जो बाद वाले भी इवन वर्जन्स हैं समटाइम्स अप्रूव नहीं हो पाते, तो आप उस पहले वाले वर्जन को एज करंट वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। और फिर तमाम टीम मेंबर्स को ये पता होगा कि ये जो पहले वाला वर्जन था, वर्जन नंबर फलां वाला, इसके ऊपर काम हो रहा है, और फिर उसी को आगे कैरी करते हैं, और उसी में वर्किंग फर्दर होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इसमें मौजूद हैं, इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और किसी भी लेवल पे जाके आप अपने करंट वर्जन या किसी भी और वर्जन के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें मिस्टेक्स भी अवॉइड की जा सकती है, और कंपैरिजन में नॉर्मली
जो पर्पस होता है वो ये होता है कि मल्टीपल सिनेरियोज के बीच में एनालिसिस किए जा सकें, और वो समझ लें कि आपके फिंगर टिप के ऊपर आपको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है क्लाउड के अंदर, कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होके और करंट सिचुएशन के तौर पे वो सबके पास चल रही होती हैं। डिलेट कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें क्लाउड के अंदर एक बहुत यूनिवर्सल टाइप का एक फीचर डाला गया है, कि किसी भी पॉइंट को रेज करना, किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, उसको मेंशन करना, और फिर तमाम स्टेक होल्डर या तमाम टीम मेंबर्स के अंदर उसका फ्लोट होके चले जाना, और फिर कंसर्न लोगों को टैग करके उसका सोल्यूशन मांगना, फिर उस सोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद उसकी अप्रूवल्स लेना। और ये जितने भी हमारे छोटे छोटे निटी ग्रिटी में जाके स्टेप्स बनते हैं ना, ये सारे के सारे यूनिवर्सली एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। और इस टूल का नाम भी उन्होंने, ऑटोडेस्क ने, इशू के नाम से रख दिया। इशू मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। और ये इश्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल एक एंटिटी के तौर पे होते हैं, और किसी भी स्टेज में, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी डाटा के ऊपर, किसी भी पर्सन की तरफ से ये इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, फ्लोट किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं, और वापस जो है वो अपडेट किया जा सकता है कि ये रिजॉल्व हो गया है, और वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें इस वजह से काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। इसी तरह से अर्ली क्लैश डिटेक्शन और मॉडल की, एग्रीगेटेड मॉडल की बेटर विजिबिलिटी की वजह से आपके वो जो क्लैशेस वाला मामला है, जिसकी वजह से साइट के ऊपर या आपके ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज आपको रीवर्क करना पड़ता है, या डिलेज पैदा हो जाते हैं कोई इश्यू सामने आने के बाद, या कोई क्लैश सामने आने के बाद दोबारा से रीडिज़ाइन और री अप्रूवल्स की वजह से, वो अर्ली स्टेज डिज़ाइन में ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ही आइट्रेशंस के अंदर वही आपके इश्यूज के वजह से, या बाकी जितनी भी डिस्कशंस या कॉरस्पॉन्डेंसेस चल रही थी और सबके एक पेज के ऊपर होने की वजह से वो सारी की सारी हो जाती हैं, आपके सॉल्व हो जाती हैं, वो एड्रेस हो जाती हैं। और जब आपका डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन फेज के लिए रेडी होता है, या प्री कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स जब हम बनाते हैं, तो हमारा डिज़ाइन काफ़ी हद तक, जो कन्वेंशनल मेथड है उससे काफ़ी हद तक हमारा क्लियर ऑफ द क्लैशेस या क्लियर ऑफ द एरर्स होता है। इसी तरह से अगर हम कोऑर्डिनेशन के ऊपर फर्दर डिटेल में डाइव करना चाहें, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो तकरीबन ये जितनी भी चीज़ें हमने जिक्र की हैं ये सबको पता है। जब हम कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन के ऊपर आते हैं बिम के अंदर, तो इसमें हम ज़रा मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर चीज़ों को किस तरह से किया जाता है, या किस तरह से अप्रोच क्या ली जाती है, और फिर हमारा ऑटोडेस्क का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है, अब हम ज़रा उस जर्नी को लेके चलते हैं। मेजर 4 फेसेस होते हैं किसी भी बिल्डिंग के लाइफ साइकिल के। सबसे पहले प्लानिंग का फेज़ होता है, डिज़ाइन का फेज़ होता है, फिर कंस्ट्रक्शन का फेज़ होता है, और कंस्ट्रक्शन फेज़ पे जाके बात ख़त्म नहीं हो जाती, उस बिल्डिंग के ऑपरेशंस या मेंटेनेंस या फैसिलिटी मैनेजमेंट वगैरह जिसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी एक्चुअली बिल्डिंग के लाइफ साइकिल का हिस्सा है। और ऑटोडेस्क का जो कंस्ट्रक्शन क्लाउड है या क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो इन चारों फेजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कैटर करता है। और तमाम फेजेस में आपके वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये चैलेंजेस जो इससे पिछले स्लाइड में हमने इंडस्ट्री चैलेंजेस के तौर पे देखे थे और उनके सॉल्यूशंस के तौर पे देखे थे, वो सारे जो है वो इस टोटल 4 फेजेस के स्पैन के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हम सॉल्यूशन, सॉरी, प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस का हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में जब आपके पास प्रोजेक्ट के मार्जिन्स बहुत कम हैं, और फिर एक तो यूनिवर्सल ग्लोबल इंडस्ट्री को चैलेंजेस हैं, और फिर हमारे कंट्री में जो चैलेंजेस हैं
कॉस्ट फैक्टर के अलावा भी वो शायद थोड़ा सा अलग लेवल के हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम जहन में रखते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या एफिशिएंसी की ज़रूरत बाकी दुनिया से शायद ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है, हमें क्वालिटी भी जाहिर है कि वो रखनी है कि कोई ये ना कहे कि अच्छा जी ये तो पाकिस्तानी बिल्डिंग है, मतलब उस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा लोगों को बाहर लेके आना है। और फिर जो रिस्क का फैक्टर जो पाकिस्तान में है, जो कि शायद बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा है और हर आने वाले साल में बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमें मजबूर करती हैं कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जिनके अंदर हम अपने इन चैलेंजेस को, इन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कर सकें, और अल्टीमेटली हमारे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन और कॉस्ट्स हैं उनको जो है वो उस रेंज के अंदर लाया जा सके कि ये हमारे लिए एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल भी रहे, एफिशिएंट भी रहे, उसकी क्वालिटी भी ठीक रहे, और उसमें कोई और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशंस या ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द बिल्डिंग, उनसे उनको अवॉइड किया जा सके। कोलेब्रेशन जो है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चिड़िया है। ये जाहिर है कि जब से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलती है, चलती आ रही है, ये तब से चल रहा है। और मैनुअल वर्क में भी, जब इवन हैंड ड्राफ्टिंग में भी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए जाते थे, ये तब से चल रहा है। लेकिन जाहिर है कि इसके मेथड्स हैं वो साथ साथ तब्दील होते रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम बगैर बिम के जो नॉर्मल हमारा कन्वेंशनल मेथड है कोलैबोरेशन का, उसको हम देखें तो उसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि हर बंदे की कम्युनिकेशन हर बंदे से शायद नहीं हो रही होती। कंसर्न चंद कंसर्न लोगों से हो रही होती है, और फिर वो कंसर्न लोग कनेक्ट होते हैं अगले कंसर्न लोगों से, और फिर वो कनेक्ट होते हैं अगले कंसर्न लोगों से। तो भले वो तमाम लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर बंदा डायरेक्टली एक ही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा होता, बल्कि इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल जगह से होके या मल्टीपल सोर्सेज से होके आप तक पहुंचती है। और इसके अंदर जो आपका टाइम वेस्ट होता है या जो आपके कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए इनएफिशिएंसीज लाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं होता। जाहिर है कि अगर ऑनर इंफॉर्मेशन भेज रहा है आपके कैपिटल मैनेजर को, कॉस्ट वाले को, और फिर साथ में जनरल कॉन्ट्रैक्टर को जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, या आर्किटेक्ट को, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो जाहिर है कि इन तीन चार लोगों के, तीन चार स्टेक होल्डर्स के बीच में है। इनके अलावा जो बाकी लोग हैं उन तक शायद डायरेक्टली नहीं पहुंच रही। तो इनका बात करने का या कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। और फिर जब ये लोग आगे अपने सबॉर्डिनेट से या अपने फर्दर स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो हो सकता है कि इनके बीच में कुछ और मेथड्स चल रहे हो कम्युनिकेशन के, या प्रोसेसेस चल रहे हो। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन या वर्किंग स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपके प्रोसेसेस जो हैं वो कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाते। इंफॉर्मेशन डुप्लीकेशन भी उसमें आती है, और उसमें रियल टाइम कोलेबोरेशन लैक होने की वजह से डिलेज भी आते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली हमारे जो एग्जिस्टिंग ये लेगेसी कोलेबोरेशन है उसके अंदर ये फ्लॉज मौजूद हैं, या फ्लॉज हम ना भी कहें इसको, हम इसको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि ये मौजूद हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। और इसी को जब हम कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के अंदर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, जो कि ऑटोडेस्क का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और उसी को हम बिम के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का मेथड जो है ना वो बदल जाता है। बदल इस तरह से जाता है कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं, बल्कि डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, और जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना चाहता है
और जो इंफॉर्मेशन किसी भी तरफ से आ रही है उसमें से कोई भी अपने मतलब की या अपने काम की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, वो सब के सब रियल टाइम में एक ही जगह पे मौजूद हैं। डेफिनेटली इसमें हो सकता है आपके जहन में आए डाटा सिक्योरिटी का या बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आए, वो सारे कंप्लाइंसेस के साथ कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं। सिर्फ उतनी ही उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है जो जिसके पास नहीं होनी चाहिए वो नहीं जाए। ये सारी चीज़ें जाहिर है कि इसमें मौजूद रहती हैं। इन तमाम फीचर्स के साथ ये कम्युनिकेशन का या कोलैबोरेशन का जो मेथड है, ये वो हमारे पिछली स्लाइड में मौजूद जो डिलेज और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी और बाकी चीज जो इस तरह के मामला थे उनको फुलफिल करता है, उनको कवर करता है। जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट्स पे हमारा जहन यही होता है कि छोटे प्रोजेक्ट्स पे तो जाहिर है कि ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली बड़े प्रोजेक्ट्स या मेगा प्रोजेक्ट्स या ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर हमारे डिज़ाइन टीम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, ये एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद होती हैं, बिटवीन द डिसिप्लिन्स भी और बिटवीन द फेजेस भी। तो हमारा जो ऑटोडेस्क का प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअली इन दोनों तरह के सिनेरियोज में इसकी जो स्केलिंग है वो ग्लोबल स्केलिंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपका प्रोजेक्ट एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर बैठ के डिज़ाइन हो रहा है और एक सिंगल लोकेशन के ऊपर उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये एक छोटे से प्रोजेक्ट होने की वजह से इसमें शायद कोलैबोरेशन के इतने प्रॉब्लम्स ना हो, उस स्केल से लेकर एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी करंट एग्जांपल जो है वो न्योम के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, या इसके अलावा और दुनिया भर में जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हों या बाकी चीज़ों के हों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी भी स्केल पे चले जाएं, तो हर तरह के स्केल के लिए इसके अंदर एक्सपेंशन के फीचर्स मौजूद हैं। और इसमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे सामने दी गई हैं। एक आपकी है मल्टी डिसिप्लिनरी के एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड ब्रिज है। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली कनेक्टेड है इससे पिछली स्लाइड में जो हमने जिक्र किया था आपके डाटा सिक्योरिटी के बारे में, ये एक्चुअली उसी के साथ कनेक्टेड है। ये जो आपको बीच में ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी के बीच में एक ब्रिज है। अब इस ब्रिज के अंदर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल या बाकी कंसल्टेंट्स हों या कॉन्ट्रैक्टर्स हों या लैंडस्केप या ऑनर्स, लैंडस्केप इंजीनियर हों या क्लाइंट हो, प्रोजेक्ट ऑनर हो, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ऐसा नहीं होता कि एक ओपन कम्युनिकेशन होती है। वो between the different companies, between the different stakeholders, या between the different teams आप कह लें, वो कनेक्ट करवाई जा सकती है। या बाय डिफ़ॉल्ट भी आप इसको कहते हैं कि एक सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन एक एडिशनल लेयर के तौर पे थ्रू द ब्रिजेस कनेक्ट करवाई जा सकती है। और इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल जो है वो आप दे सकते हैं कि कौन सा डाटा किस टीम मेंबर को, किस स्टेक होल्डर को, किस कंपनी को, किस पार्टनर को जाना चाहिए। और आपका डाटा भी सिक्योर रहता है, और आपके जो डिलेज वाला या बाकी कोलैबोरेशन वाला जो मामला है कि सिक्योरिटी के ऊपर कहीं वो चीज़ें ना कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो वो भी साथ में मौजूद रहती हैं। इसी तरह से अगर सिनेरियो मल्टी फेज आ जाता है कि एक फेज के अंदर जितना भी काम हुआ विद इन टीम, उसको जब आप दूसरे फेज में लेकर जाते हैं, और मे बी के दूसरे फेज में सेम टीम हो या दूसरी टीम हो, तो उसके बीच में भी एक ब्रिज फैक्टर जो है वो ऐड किया जाता है। और उस ब्रिज का पर्पस भी अगेन यही होता है कि पिछले डिज़ाइन फेज में जितनी भी मामलात हो चुके हैं उसमें से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो है वो अगले फेज या उससे अगले फेज की तरफ जानी चाहिए जितने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ कनेक्टेड होता है आपके बेस डाटा के साथ, और वो बेस डाटा जो है वो एक्चुअली भेज रहा होता है मुख्तलिफ फेजेस में मौजूद टीम्स को उनका रिक्वायर्ड डाटा। तो ये एक्चुअली
आपके जो वरीज हैं अगर के डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से या कम्युनिकेशन के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें चले जाने की जो कि नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए ये इसमें फंक्शन मौजूद हैं, फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा वर्क शेयरिंग का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ISO 19650, जो कि अगेन आपके मैक्सिमम एक्सपेंशन या मैक्सिमम का जो आपके अपस्केलिंग है, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये बिम के या वर्क शेयरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, MEP है। ये तमाम डिसिप्लिन्स की टीम्स जो भी काम कर रही हैं, उसकी डाटा मैनेजमेंट के ये स्टैंडर्ड्स हैं। और इसमें आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा लोकेशंस पे बैठे हुए लोग जो हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रह के उसके अंदर काम कर रहे हैं। कि आपका सेक्रेटेरिएट जो है वो कहीं और है, आपके ऑब्जर्विंग मेंबर्स जो हैं जिन्होंने काम नहीं करना, जस्ट उनको ऑब्जर्व करना है, वो किसी और लोकेशन पे या किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। और इसी तरह से जो इसमें काम करने वाले पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे आपस में आपके जो डिज़ाइन डाटा है या बाकी कोरेस्पोंडेंसेज हैं, इन सब को किस तरह से एक सिंगल प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं। तो आपके मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग जो भी काम कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद जो भी करंटली उनका काम चल रहा है, रियल टाइम में ऑथरिंग हो रही है डिज़ाइन की, वो बना रहे हो और उसके बाद एक अप्रूवल मैकेनिज्म के थ्रू वो आगे सेंड कर रहे हैं डिज़ाइन को रिव्यू के लिए, ताकि वो उसकी अप्रूवल हो और फिर वो आगे शेयर के लिए जो है वो पहुंचे। तो उस अप्रूवल मैकेनिज्म में जो भी उसमें अप्रूवल अथॉरिटी है, तो इन डिसिप्लिन्स के काम को चेक करके, रिव्यू करके और अप्रूव करके अवेलेबल फॉर द अदर स्टेक होल्डर्स वो शेयर कर देते हैं। जब वो शेयरिंग हो जाती है, अब ये प्रोसेस एक्चुअली वही है जिसकी हम जेनेरिक बात कर रहे थे, अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में एक्चुअली देख रहे हैं। अब वो जो शेयर्ड डाटा है, वो डाटा अब कोलेबोरेशन टीम्स के बीच में भी हो रहा है। मीन के अगर हम डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो हर डिसिप्लिन अपना काम कर रहा था, लेकिन जब वो डाटा शेयर्ड हो गया, तो उस शेयर्ड डाटा को अब वो डिसिप्लिन ए डिसिप्लिन बी के डाटा को, और डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन सी के डाटा को, और इसी तरह सी वाला ए बी के डाटा को, तमाम लोग एक दूसरे के डाटा को यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी बेस पे अपने डिज़ाइन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस वही शेयर डाटा जो है वो क्लाइंट के साथ भी शेयर हो रहा है। इसके अलावा बाकी और कोई स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑब्जर्विंग मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी शेयर हो रहा है। इसी तरह से जब वो शेयर्ड होता है, तो उसमें हो सकता है कि क्लाइंट की तरफ से कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ात हों, कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो उनको अथराइज कर दे कि जी ये इस तरह से ये डाटा ये वैलिड है, इसको इस तरह से होना चाहिए फर्दर आगे, और इसको जो है वो अप्रूव नहीं किया जाता। तो वो अप्रूवल्स वाले प्रोसेस से गुजर के जो है वो डाटा पब्लिशिंग में चला जाता है, और पब्लिशिंग से ज़ाहिर है, पब्लिशिंग से मुराद आपके कंस्ट्रक्शन फेज़ की तरफ चला जाता है। तो वहाँ से फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन में चला गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपके ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, याद रखिएगा। और फिर जब बिल्डिंग फाइनल हो गई, तो वो तमाम प्रोजेक्ट डाटा एक आर्काइव के तौर पे हैंड ओवर कर दिया जाता है अलोंग विद द कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट। और वो फिर आगे ऑपरेशंस और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। हम फिर उस फेज़ में चले जाते हैं जहाँ पे हम डिजिटल ट्विन बनाकर और फिर बिल्डिंग के ऑपरेशंस में उस मॉडल को या उस डिजिटल ट्विन को रियल टाइम डाटा और बाकी फैसिलिटी मैनेजमेंट और इस तरह के मॉड्यूल्स के साथ मिक्स करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेथड्स हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से ये फोकस करने के बाद इस प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटीज़ चूँकि बनाई गई हैं, तो ये 100% ISO 19650 को इम्प्लीमेंट करने के लिए वैलिड है ये प्लेटफॉर्म। और
आप जब चाहें किसी भी स्केल पे इसको लेके जा सकते हैं। ओके, अब इस चीज को हम अगर जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम अगर अपने की पॉइंट्स कुछ निकालना चाहें तो की कंपोनेंट्स कौन कौन से निकले हैं। एक, कि ये सारा बिम प्रोसेसेस के बारे में बात हो रही थी, और बिम प्रोसेस में कोलैबोरेशन की बात एक्चुअली हो रही थी। उसके बाद ये सारा कुछ होता कहाँ पे है, ये कॉमन डाटा एनवायरनमेंट में होता है, और ये सारे का पर्पस एक प्रोजेक्ट डिलीवरी है जो कि इंटीग्रेटेड हो तमाम डाटा प्रोसेसेस और टीम्स के साथ, और फिर इसमें क्लैश मैनेजमेंट हो, या फिर फाइनली जब हम हैंड ओवर करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, तो उसमें डिजिटल ट्विन और आपके ओरिजिनल बिल्डिंग इन सबको प्रिपेयर करके हैंड ओवर किया जाए। तो ये एक्चुअली ये सारे इसमें मेन की फीचर्स या की पॉइंट्स थे, की कंपोनेंट्स थे, जिनको अचीव करने के लिए ये सारा कोलेब्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया गया था। अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कैनवस या टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्लाउड जो है वो ऑटोडेस्क का कंस्ट्रक्शन क्लाउड, जिसको ACC भी कहा जाता है, वो किस तरह से एक इकोसिस्टम बनाता है। इस लैंडस्केप के अंदर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आजकल के डिजिटल एज के अंदर, ख़ास तौर पे जब कोविड-19 के बाद से जो पूरा प्रोसेस हमारा चेंज हुआ है, बिम तो खैर उससे पहले से मौजूद था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां जो शायद थोड़ा वेट करती इस चीज़ तक आने में, उन सब ने अपने डेस्कटॉप या अपने लोकल वर्जनिंग से बढ़ के जो है वो सारी चीज़ों को क्लाउड के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो आज का टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है वो आप कह रहे हैं 100% नहीं तो नियर 100% जो है वो क्लाउड पे आ चुका है। सिर्फ वही चीज़ें रह गई हैं जो शायद अभी क्लाउड पे ले जाना फिजिबल नहीं है, मीन कि आपके ऑथरिंग टूल्स हों या आपके हैवीली वर्किंग के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, मे बी नियर फ्यूचर में वो भी आ जाएं, और आप एक टैबलेट से या एक किसी भी हल्की सी कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप से जो है वो आप मॉडलिंग के या बाकी हैवी CPU या GPU कंजम्पशन वाले टास्क जो हैं वो आप कर रहे हो, जिसमें से कुछ तो आज की डेट में भी मौजूद हैं, जैसा कि आपके रेंडरिंग्स वगैरह के फीचर्स हैं वो अब क्लाउड में शिफ्ट हो चुके हैं। ऑटोडेस्क का रेंडरिंग का इंजन मौजूद है, वो यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमेशा से समझा जाता था कि ये सिर्फ इंस्टॉल करके यूज़ हो सकता है, लेकिन ऑटोकैड अब डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर से ऑटोकैड वेब के नाम से ये कंपोनेंट मौजूद है। और जब भी आप ऑटोडेस्क से ऑटोकैड लेते हैं तो उसमें आपको ऑटोकैड वेब जो है वो फ्री में मिल जाता है, जो कि आपके वेब ब्राउज़र से भी यूज़ किया जा सकता है, और आपके स्मार्टफोन्स के अंदर ऐप्स भी उसकी मौजूद है, एंड्रॉयड हो या आईफोन। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें क्लाउड की तरफ जा रही हैं, ये जाना शुरू हो गई हैं, और बहुत जल्द जो है वो शायद बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पे आपको जो आज की डेट में नहीं है वो भी मिलेंगी। ओके, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें तो बिम कोलैबोरेट प्रो आपको लेफ्ट साइड पे क्लाउड में नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर फीचर्स आपको ज़ाहिर है कि एग्रीगेटेड मॉडल के, डिज़ाइन कोलैबोरेशन के, क्लैश डिटेक्शन के, इश्यूज मैनेजमेंट के, ये नज़र आ रहे होंगे। और ये कैनवस जो है ये आप अगर गौर करें तो बैकग्राउंड में फैला हुआ है काफ़ी नीचे तक। इसी तरह से इसी कैनवस के अंदर इंक्लूड हैं या इससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अगर ये ऊपर वाइट वाली टाइल देखें, जो नॉन ऑटोडेस्क ऑथरिंग टूल्स हैं उनकी, तो इसमें आपके कैड डाटा, सर्वे डाटा, नॉन कैड डाटा, तमाम तरह के डाटा सेट, एग्जिस्टिंग कंडीशंस वगैरह कैप्चर करने के लिए, या इसके अलावा जो पॉपुलर टूल्स हैं जो स्केचिंग, 3D मॉडलिंग या ड्राइंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये तमाम के तमाम डायरेक्टली अब कनेक्ट हो जाते हैं आपके ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ, या बिम कोलैबोरेट प्रो। ये टूल का नाम जो है वो यहाँ पे इससे पहले नहीं लिया, लेकिन अब लेना इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इसका नाम अब बार बार आएगा। हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड की बात करें तो उसमें मेजर कंपोनेंट चूंकि हम ऑटोडेस्क डॉक्स या ऑटोडेस्क बिम कोलैबोरेट प्रो यूज़ करेंगे, तो अगर मैं ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड कहूँ या बिम कोलैबोरेट कहूँ या डॉक्स कहूँ, तो इससे मुराद कंस्ट्रक्शन क्लाउड ही होगा। ओके, तो
ये सारे थर्ड पार्टी नॉन ऑटोडेस्क ऑथरिंग टूल्स हो जाए, या फिर ऑटोडेस्क के अपने ऑथरिंग टूल्स हो जाए, जिसके अंदर आपका ऑटोकैड है, इंफ्रावर्क्स है, रेविट है, डायरेक्टली जो इंटीग्रेट हो जाते हैं इन सॉफ्टवेयर के साथ। और कुछ ऐसे भी हैं जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहे होंगे, इन्वेंटर है, इन्फोवर्क्स है, इन्फो ड्रेनेज है, 3D स्टूडियो मैक्स है, अटेंडम है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट या तो क्लाउड के साथ हो जाते हैं, या फिर आप एटलीस्ट उनके डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ या बिम कोलैबोरेट प्रो के साथ। तो ये सारा जो कैनवस है, अब वो एक हम सिंगल ऑटोडेस्क की बात एक्चुअली नहीं कर रहे। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो सब चीज़ें अब क्लाउड पे आने की वजह से कनेक्टेड है। ये है आपका मेन आइडिया। इसी तरह से ये तमाम ऑथरिंग सॉफ्टवेयर जो कि शायद ऑफलाइन में काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, इनका डाटा डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे आपको ऑटोडेस्क डॉक्स नज़र आ रहा होगा, जो कि एक लंबी स्ट्रिप के तौर पे मौजूद है। और ये लंबी स्ट्रिप आप इसको एज अ बैकबोन ले लें, कि आपके क्लाउड की एक बैकबोन है, जो कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंदर या कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के अंदर आपके सामने एक लेबल्ड नाम है, एक टूल का या एक मॉड्यूल का। तो आपके जितने भी ये सॉफ्टवेयर है, रेविट है, सिविल 3D है, नेविसवर्क है, ये सारे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें फाइल टाइप्स भी आप देख रहे होंगे, ये सारी फाइल टाइप्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। इसी तरह से जो आपके डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, और जो शेयर कर सकते हैं डेस्कटॉप कनेक्टर के थ्रू। डेस्कटॉप कनेक्टर जो है, इसका जिक्र आगे चल के हम करेंगे कि आपके ऑटोकैड या रेविट या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑथरिंग टूल के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं, और उसको आप उसके डाटा को या उसके फाइल्स को आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ, तो उसमें बीच में छोटा सा टूल आता है जिसको डेस्कटॉप कनेक्टर का नाम दिया गया है। और ये एक्चुअली ब्रिज बनाता है आपके सॉफ्टवेयर और आपके क्लाउड के बीच में, कि सिर्फ आप एज अ ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो कंस्ट्रक्शन क्लाउड पे, आपके सॉफ्टवेयर भी एज अ एंटिटी कम्युनिकेट कर पाए डायरेक्टली क्लाउड के साथ। ओके। तो इस बैकबोन के साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फील्ड टीम के लिए मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन क्लाउड की, कि जो जाहिर है कि लैपटॉप या पीसीज वगैरह फील्ड में लेके नहीं घूम सकते, तो उनका जो डाटा इनपुट आना है वो आपके डॉक्स के ऊपर कनेक्ट होता है। इसी तरह से आपके डाटा एक्सचेंज के लिए जो एपीआईज वगैरह बन सकती हैं, अवेलेबल हैं कुछ, कुछ जो हैं वो ऑथर की जा सकती हैं, एपीआईज लिखी जा सकती हैं, या एपीआईज कंस्ट्रक्शन क्लाउड की एपीआईज को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऑथर की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं, और इसमें डाटा एक्सचेंज कनेक्टर यूज़ होता है आपके ऑटोडेस्क डॉक्स या ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड या आपका कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके। इसी तरह से नीचे आप देख रहे होंगे कि कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं। जब ये सारे का सारा डाटा आपके पास कंस्ट्रक्शन क्लाउड के ऊपर, बैकबोन के ऊपर, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाता है, तो फिर उस डाटा को फर्दर आगे यूज़ किया जाना चाहिए। तो उस डाटा से फिर हम क्या निकालते हैं? हम इनसाइट या इनसाइट्स निकालते हैं। एक्चुअली इनसाइट्स क्या होती हैं? रिपोर्टिंग है, आपके एनालिसिस हैं, और इसी से आपका कंस्ट्रक्शन आईक्यू बिल्ड किया जाता है। ये टूल्स आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन आईक्यू करता क्या है कि एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हुई वो सारी की सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि कोई भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, कोरेस्पोंडेंसेज हो रही हैं, डिज़ाइन के अंदर आप टू एंड फ्रो आइट्रेशंस कर रहे हैं, वर्जनिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आप उसमें कॉस्ट वगैरह के फैक्टर्स ऐड करके उसके ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। फिर आगे कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो जितने भी कम्युनिकेशन या प्रोसेस या चीज़ें हुई, वो सारी की सारी एज प्रोजेक्ट डाटा मौजूद होती हैं। भले हम उसमें से 90% वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो मौजूद होती है। तो चूंकि वो इसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हो रही थी, तो ऑटोडेस्क के प्लेटफॉर्म पे जो इनसाइट नाम का एक मॉड्यूल है, वो एक्चुअली उसी से अपना एक, जैसे मशीन लर्निंग होती है ना, एआई आजकल क्या करती है कि एआई आपके डाटा के ऊपर ट्रेंड होती है, तो इसी तरह से इनसाइट जो है उसके अंदर एआई फीचर्स मौजूद हैं जो आपके प्रोजेक्ट डाटा के ऊपर ट्रेंड होते हैं, और उसी से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आनी हैं उसके लिए एनालिसिस करके
रख लेते हैं, ताकि वो गलतियां जो आप यहाँ पे कर चुके थे वो वहाँ ना दोहराएं, या फिर उन्हीं गलतियों की बेस पे वो प्रिडिक्शन आप उससे ले सकते हैं कि अगर मेरे उस प्रोजेक्ट में मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी और इस कॉस्ट और इस टाइमलाइन के ऊपर मैं चला गया था, तो अगले प्रोजेक्ट में आप जब उसके अंदर डाटा फिल करना शुरू करते हैं तो वो पिछले प्रोजेक्ट्स और करंट प्रोजेक्ट के डाटा के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशंस क्रिएट करके, इक्वेशंस बना के वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस दे सकता है। डैशबोर्ड्स है, रिपोर्टिंग है, इसी तरह से ऑटोडेस्क एआई, ये कोई अलग से एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ऑटोडेस्क एआई जो है वो एक्चुअली बैकएंड में चलने वाली एक एआई है, जो कि आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मुख्तलिफ टूल्स के अंदर सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाती है, हुई भी होती है, और ये अपडेट होती रहती है विदाउट चेंजिंग द वर्जन्स ऑफ योर मेन सॉफ्टवेयर, ये होती रहती है। मीन के अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आजकल की डेट में ऑटो कैड में, रेविट में ऑलरेडी एआई के कुछ टूल्स मौजूद हैं। ऑटो कैड की मिसाल लें तो ऑटो कैड के अंदर अगर आप नए फीचर्स चेक करें 2025 के, 2026 की जो ऑटो कैड है, तो उसके अंदर आपको आपके जो मार्कअप्स हैं, या आपके कमेंट्स वगैरह जो हैं, या आपके जो इश्यूज हैं, और इसके अलावा आपके ख़ास तौर पे ब्लॉग्स वगैरह की साइड पे इस तरफ कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐसे लाए गए हैं कि जो टोटली एआई बेस्ड हैं और आपका काम आसान करते हैं। तो खैर, ये एक बड़े कैनवस के ऊपर हमने ओवरऑल देखा कि किस तरह से एक इकोसिस्टम बन चुका है, और ऑटोडेस्क और थर्ड पार्टी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, वो सारे के सारे या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या तो फिर एपीआईज के थ्रू कनेक्ट करवाए जा सकते हैं, और एक पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें जहाँ पे भी लूप होल या गैप बनता है उसको फिल करने की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं आपके करंट प्रोसेस के अंदर। वैसे तो लूप होल्स उस तरह से नहीं है, लेकिन आपके करंट प्रोसेस में अगर कहीं पे आपको लगता है कि इसको अडॉप्ट करते टाइम पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पे ये वाला गैप क्रिएट हो सकता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए इकोसिस्टम के बाकी मेंबर्स जो हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद ज़रूर रहता है जो इस गैप को फिल कर पाए। इसी तरह से ज़्यादातर के जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये कैनवस किस तरह से काम करता है, इसको आप 3 लेयर्स में डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपकी एक इंटरेक्टिव क्लाउड लेयर है, और इस क्लाउड लेयर के अंदर आपके वही जो क्या कहते हैं मेन जो कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे टीम्स, प्रोसेस और डिज़ाइन डाटा, ये सारे के सारे लोग मिले हुए होते हैं। मीन के स्टेक होल्डर्स भी मौजूद होते हैं, और आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी डेस्कटॉप कनेक्टर का मैंने जिक्र किया था उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये इस लेयर के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और फिर ये लेयर जो है वो सर्विस लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, और सर्विस लेयर के अंदर जो है वो आपके थर्ड पार्टी एपीआईज और डॉट नेट के ज़रिए से मुख्तलिफ जो सर्विसेज हो सकती हैं जो कि डायरेक्टली आपके ऑटोडेस्क के मॉड्यूल्स से चीज़ें फुलफिल नहीं हो सकती, तो उन सर्विसेज लेयर के थ्रू वो एडिशनल पॉपुलर फीचर्स या सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप ऑलरेडी अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर या फील्ड एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है। और फिर लास्ट पे जो है वो आपकी डाटा लेयर आ जाती है कि इन दोनों ऊपर वाली लेयर्स के साथ मिलकर जो भी ओवरऑल डाटा जमा हो रहा है, उस डाटा की आगे आप उसको कह लें कि रीयूजेबिलिटी के हवाले से कह लें, या उसके स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से कह लें, किसी भी हवाले से जहाँ पे आपको वो डाटा किसी भी पर्पस के लिए अवेलेबल चाहिए हो, इवन प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर के लिए भी, या बाद के यूज़ के लिए भी, तो वो आपके लिए उस लेयर के ऊपर ये मौजूद रहता है, और यहीं पे जो है वो आपका कॉमन डाटा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आके कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंडस्केप बनता है आपके टेक्नोलॉजीज़ का, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके वो इस तरह से बनता है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट इसमें एडिशनल में ऐड कर देता हूँ, हब्स का। आपको याद होगा मैंने ब्रिज वाली एक स्लाइड दिखाई थी,
उस ब्रिज वाली स्लाइड के अंदर क्या था कि मल्टीपल एंटिटीज मीन के स्टेक होल्डर्स एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे आप उसी सिनेरियो को ले लें कि जो ग्रीन सर्कल है बाहर वाला, ये एक मेन हब है जिसके अंदर आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट हो रहा है। और इस हब के अंदर रहते हुए आपके मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, एमईपी वाले। तो ये सारे के सारे अपने अपने, इनको आप डाटा भेज सकते हैं और इनसे डाटा वापस ले सकते हैं। और ये अपने आप में छोटे छोटे अलग हब्स हैं, इनके इनकी टीम्स के अपने क्लाउड्स हैं, इनकी टीम के अपने डाटा के हब्स हैं। और वो ब्रिज हो जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के मेन हब के साथ, जो ऑनर का हब हम यहाँ पे लेबल कर रहे हैं। तो ऑनर के हब के अंदर आपके ऑनर का जो मेन प्रोजेक्ट है उसका डाटा पड़ा हुआ है। और जाहिर है कि आर्किटेक्ट को आप जब उसमें कनेक्शन देते हैं या एक्सेस देते हैं, तो आर्किटेक्ट के पास जाहिर है अपना क्लाउड होता है, जब भी तो वो आपके क्लाउड से कनेक्ट कर पाता है। तो अगर वो अपना क्लाउड रखता है तो उसका क्लाउड जब आपके क्लाउड से कनेक्ट होगा, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, या आपका इस प्रोजेक्ट का डाटा तमाम का तमाम उठ के उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, या आपके पास अगर और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो भी सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, बल्कि इसमें आप एक बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपके इसी तरह के मल्टीपल हब्स हैं, इनके इंटीग्रेटेड हब्स, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना कि एक हब के अंदर छोटे हब्स जो हैं कनेक्टेड हैं, और फिर इसी तरह से जो मेन हब्स हैं उनको एक और वाइडर स्पेस के अंदर जो है वो हम फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो ब्रिज वाला आपका कॉन्सेप्ट था ना, एक्चुअली उसी को यहाँ पे फर्दर इवेल्युएट करने की कोशिश की गई है। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, उनके अलग अलग अकाउंट्स हैं, मीन अकाउंट से मुराद अलग अलग उनके क्लाउड हब्स हैं। तो इनके बीच में हम फिर क्या करते हैं, डाटा प्राइवेसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की ओनरशिप है, कौन से डाटा की ओनरशिप किसके पास होगी, और वो जब बाकी हब्स के साथ अपना डाटा शेयर करेगा तो उसमें उनको क्या क्या एक्सेसिबिलिटीज देगा, कौन कौन सी परमिशंस उनके लिए रखेगा, और कौन कौन सी नहीं होंगी। ओनरशिप तो जाहिर है कि ऑनर के पास ही रहेगी। इसी तरह से डाटा की पोर्टेबिलिटी के आपका डाटा जो है वो किस तरह से शेयर किया जा रहा है और किस तरह से वापस रिसीव किया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और इसमें रिजल्ट में क्या आता है कि आपके पास जब जब ज़रूरत पड़े आप एक्सेस दें, जब जब ज़रूरत पड़े उस पेज को बंद कर दें। और ऑन डिमांड कोलेबरेशंस हो सकती हैं, क्रॉस प्रोजेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती हैं कि अगर एक आर्किटेक्ट अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर एक तरह से चीज़ें कर रहा है, तो वो हो सकता है कि अगले प्रोजेक्ट में उन्हीं स्टैंडर्ड्स को, उन्हीं अपने रीयूजेबल कंटेंट्स को इवन सेंड कर सकता है बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच में, कि चूंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा डाटा मौजूद है, ज़्यादा मैं इस चीज़ के ऊपर कैपेबल हूँ, तो आप लोग इस स्टैंडर्ड को सारे के सारे फॉलो करें। या फिर ऑनर के पास अगर अपने स्टैंडर्डाइजेशन है तो वो उसको उसके ऊपर आप बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को ला सकता है। इसी तरह से हर हब चूंकि अपने आप में एक एंटिटी है, तो वो इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन भी कर सकता है, और हाइब्रिड किस्म की कोलैबोरेशन जो है वो इससे अचीव की जा सकती है। तो ये एक्चुअली उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा हमने रीडिफाइन किया है, थोड़ा सा बारीकी में जाके। ओके, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट वो जो कंस्ट्रक्शन क्लाउड है उसके अंदर अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर्स के हम नाम ले रहे थे ना, मैंने कहा था कि ऑटोडेस्क डॉक्स हो या ऑटोडेस्क कोलैबोरेशन कोलैबोरेट प्रो हो, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड या ACC जो है ये उसका पार्ट है। तो इनको हम अल्टरनेटिवली इनके नाम ले सकते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्शन क्लाउड को एज अ होल एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ एनवायरमेंट, सॉरी, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ को ज़रा हम देख लेते हैं कि जी ऑटोडेस्क डॉक्स जो है, जो मैंने बैकबोन के तौर पे इसका जिक्र पहले किया था, वो क्या करती है कि आपके डॉक मतलब उसका काम बेसिक जो है वो क्या है कि आपके एक तो डाटा को होस्ट करना, उसके अंदर फर्दर क्या फैसिलिटीज़ वो देता है कि आपके एक तो डॉक्यूमेंट के एक्सेस और वर्जन्स, इसका कंट्रोल रहता है। प्लस इसमें ऑनलाइन व्यूअर्स मौजूद हैं, डाटा व्यूअर्स। आप जैसे गूगल शीट्स को देखते हैं कि आपकी एक्सेल की शीट्स डायरेक्टली ऑनलाइन आप देख सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से इमेजेस हों, वीडियोस हों, वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आपका ऑटो कैड का डाटा है, आपका रेविट का डाटा है, या आपके किसी और सॉफ्टवेयर का, सिविल 3D का है, इंफ्रावर्क्स का है, आपके नेविसवर्क का है, इस तरह के जितने भी डाटा जिनके कि नॉर्मली ऑनलाइन व्यूअर्स नहीं होते, वो सारे के सारे व्यूअर्स ऑटोडेस्क डॉक्स के अंदर मौजूद हैं। मीन के उनकी सपोर्ट मौजूद है, 100+ डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं या फाइल टाइप्स हैं जिनकी डायरेक्टली व्यू करने की सपोर्ट इसमें मौजूद है ऑटोडेस्क व्यूअर के अंदर। तो इसमें 2D और 3D के फॉर्मेट्स मिला के शामिल हैं। इसी तरह से इश्यूज मैनेजमेंट है, रिव्यूज एंड अप्रूवल्स के प्रोसेसेस हैं। ISO 19650 जो कि कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन के रूल सेट्स हैं, उनकी सपोर्ट 100% मौजूद है। डेस्कटॉप की इंटीग्रेशन डायरेक्टली मौजूद है, और फिर मोबाइल से फाइल एक्सेस मौजूद है, जो मैंने आपसे कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप का जिक्र किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक फीचर्स के तौर पे ऑटोडेस्क डॉक्स के अंदर मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप ऑटो कैड, रेविट या सिविल 3D वगैरह से सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन के अंदर खरीदते हैं, जो कि कॉस्ट वाइज आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं, उनके साथ ऑटोडेस्क डॉक्स के ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं, ऑटोडेस्क डॉक्स प्लस इनके ये सारे फीचर्स, ये आपको साथ में एडिशनली मिल जाते हैं विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं तो उसमें फिर ये डॉक्स उसमें शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह से बिम कोलैबोरेट एक मॉड्यूल है, और बिम कोलैबोरेट के अंदर क्या होता है कि आपके डिज़ाइन के पैकेजेस बना के जो पब्लिश किए जाते हैं, आपको 19650 के मैंने स्लाइड के अंदर दिखाया था कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और इस वर्क इन प्रोग्रेस से क्या हो रहा है कि वो डाटा को शेयर किया जा रहा है, फिर वहाँ से पब्लिश किया जा रहा है। तो वो डाटा की शेयरिंग जो है वो नॉर्मली पैकेजेस में की जाती है। तो वो पैकेजेस के का बनाना, उनको शेयर करना, और फिर मॉडल के अंदर कोऑर्डिनेशन करना, क्लैश डिटेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बिम कोलैबोरेट प्रो का जो मॉड्यूल है ये करता है। ये डॉक्स के अंदर बिल्ट इन इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। अलबत्ता वो जो इशू मैनेजमेंट वाला फीचर था, जो मैंने कहा था कि ये ग्लोबल फीचर है पूरे कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर, वो इसमें भी मौजूद है। आई मीन के वो डॉक्स के साथ ही शुरू हो जाता है, तो जाहिर है वो फिर फ्लोट करता है। अगर आप बिम कोलैबोरेट के मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं तो वो फीचर यहाँ आपके साथ रहेगा। इसी तरह से आपके इंटरऑपरेबिलिटी जो है विद नेविस वर्क ये रहती है। अगर आप बिम कोलैबोरेट प्रो के ऊपर हैं, डॉक्स के अंदर सिर्फ आप फाइल शेयर कर सकते हैं, वर्जनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो बिम कोलैबोरेट के अंदर ही आपको मिलेगी। इसी से और आगे बढ़ें तो हमारे पास बिम कोलैबोरेट प्रो, थोड़ा सा उसका प्रो वर्जन इसी टूल का मौजूद है, और इसके अंदर क्या चीज़ एडिशनल मिलती है, वो एडिशनल ये मिलता है कि आपका रेविट क्लाउड वर्क शेयरिंग, वो जो मैंने जिक्र किया था कि डेस्कटॉप कनेक्टर के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ। तो वो फैसिलिटी इसके अंदर आ जाती है। इसमें खाली रेविट नहीं है, इसमें आपका सिविल 3D भी है, इसमें आपका प्लांट 3D जो कि ऑटोकैड का एक मॉड्यूल है वो भी है इसमें, और प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन जो है वो भी मौजूद है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये ऑन टॉप ऑफ डॉक्स और बिम कोलैबोरेट प्रो, ये बिम कोलैबोरेट, ये बिम कोलैबोरेट प्रो के अंदर एडिशनली ऐड हो जाती हैं। मीन के जो मेजर इसमें फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर बिम कोलैबोरेट प्रो की हम बात करें तो उसमें हम तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बिम कोलैबोरेट प्रो के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर भी एज एंटिटी, एज ह्यूमन, वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, अपने डाटा को रियल टाइम में सिंक कर पाएगा, या शेयर कर पाएगा, या फेच कर पाएगा वहाँ से दूसरों के शेयर डाटा को, टू बी द पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। इसी तरह इससे आगे बढ़े तो कुछ और टूल्स हैं, और ये टूल्स एक्चुअली क्या करते हैं, एक टेक ऑफ के नाम से मॉड्यूल है कि आपके जो क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं उनका काम, जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स क्लाउड पे कनेक्ट हैं तो इनको भी ऑफलाइन बैठ कर काम नहीं करना चाहिए। ये भी अपने एस्टिमेशंस जो हैं वो 2D की हों या 3D की हों, या स्कोप एनालिसिस हों या कॉस्ट की इंटीग्रेशंस हों, ये सारी की सारी आपके क्लाउड के ऊपर मॉड्यूल है, इसके अंदर डायरेक्टली ये हो जाती हैं, और ये बिड मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं इसके साथ। इसके अंदर AI का भी एक फीचर आप देख रहे होंगे, लास्ट जो इसका बुलेट पॉइंट है कि ऑटोमेटेड सैम्बल डिटेक्शन। ये एक्चुअली जो आपके इवन
पीडीएफ के अंदर भी अगर आपका डाटा है जिसको आप क्वांटिटी सर्वेयर को दे रहे हैं या क्लाउड के ऊपर शेयर कर रहे हैं और वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली कैड की फाइल्स, रेविट की फाइल्स उसको देते हैं, और रेविट की फाइल्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी सर्विंग हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रेविट के मॉडल के अंदर ही इंफॉर्मेशन के तौर पे मौजूद होती हैं, तो वो फेच कर ली जाती हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। लेकिन अगर आप बिल्कुल मैनुअल हैंड स्केचिंग भी आप उसमें शेयर करते हैं ना, तो वहाँ से भी ये आपके सैम्पल डिटेक्शन वगैरह ऑटोमेटिक ये करता है। बहुत आपका काम जो है ना वो फास्ट हो जाता है। बहुत सारे मैनुअल टास्क जो हैं क्वांटिटी सर्वेयर के, वो यहाँ पे चूँकि उसको आइटरेटिवली क्वांटिटी सर्विंग करनी पड़ती है बिड्स के लिए, एस्टिमेशंस के लिए, तो ये टूल उसके ज़िंदगी आसान कर देता है, उसको फास्ट कर देता है। इसी तरह से ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, जो एग्जीक्यूशन फेज, हमारे पास एक और मॉड्यूल है बिल्ड के नाम से। ये क्या करता है, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग करता है, आपके एसेट्स जो उस परचेजिंग है आपकी, या बिल्डिंग के अंदर जो जो चीज़ें मटेरियल्स हैं या बाकी इक्विपमेंट्स हैं, वो उस चीज़ को मैनेज करता है। आपके क्वालिटी और सेफ्टी की मैनेजमेंट करता है ऑनलाइन फॉर्म्स के ज़रिए से या पंच लिस्ट वगैरह के ज़रिए से, जो कि फील्ड में रहते हुए हैंड हेल्ड डिवाइसेस के ज़रिए से ये कनेक्ट हो जाता है आपके पूरे प्रोजेक्ट डाटा के साथ, और वहाँ से फील्ड के लोग जो हैं वो इसके ऊपर सीमलेसली काम करते हैं। इसी तरह से आपका जो फाइनेंसेस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मैनेज होती हैं, और इसमें डाटा जो है वो टेक ऑफ वाले जो हैं वो भी साथ में भेजते हैं, और प्लस आपकी फाइनेंसेस में आपके मीन के एस्टिमेशन इसमें बनती हैं, और फिर आपके जो अखराजात होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, और फिर अगर कहीं पे बीच में आपको फर्दर आइट्रेशंस करने की जरूरत पड़े या चेंज ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब इस तरह की जितनी भी एक रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको कैटर करने की इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। इसी तरह से बजट हैं, आपके चेंज ऑर्डर्स हैं, या फाइनल प्रोजेक्ट क्लोज आउट जब हम करते हैं, तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो इस बिल्ड मॉड्यूल के अंदर रहते हैं, और फिर फाइनल करते टाइम पे आप सॉरी प्रोजेक्ट क्लोज आउट जो है वो तो फाइनल करते टाइम आप हैंड ओवर करते हैं जब, तो उसके एज बिल्ट वगैरह वो आप इसमें शामिल करते हैं, उसमें इसी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो डायरेक्टली बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी फील्ड के लोग भी कनेक्टेड हैं, आपकी डिज़ाइन टीम के लोग भी कनेक्टेड हैं, और जब जब आइट्रेशंस हो रही हैं डिज़ाइन के अंदर, तो वैसे तो ये किया जाता है ना कि हम एज बिल्ट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर एज बिल्ट सर्वे जो है वो हम करवाते हैं, और फिर वो हो सकता है कि जो ओरिजिनल हमारा डिज़ाइन बन के आया था उससे काफ़ी मुख्तलिफ होता है। लेकिन इसमें चूंकि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे शुरू से मौजूद थे, तो जो जो चेंजेस फील्ड टीम की साइड से रिक्वेस्ट की जाती रही, वो साथ साथ डिज़ाइन टीम उसको करती भी रही और अपडेट होती रही और वर्जनिंग भी होती रही। तो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आपका डिज़ाइन डाटा जो है वो भी अप टू डेट रहता है। आप उसको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं फील्ड के साथ, और वो फील्ड की जो मोबाइल ऐप है कोलेब्रेशन की, उसके ज़रिए से ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो आपका जो एज बिल्ट है प्रोजेक्ट क्लोज आउट के टाइम पे वो इसमें बन जाता है, और वही फिर आगे डिजिटल ट्विन के तौर पे जो है वो भेजा जाता है, और उसके लिए अलग से एक मॉड्यूल मौजूद है टेंडम के नाम से, जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का है, और इसमें आपके जो डाटा की फीड्स हैं, डाटा स्ट्रीम्स जिनको कहा जाता है, वो कनेक्ट हो सकती हैं डायरेक्टली। मीन कि आपका प्रोजेक्ट डाटा वही वाला जो एज बिल्ड के तौर पे आपको बिल्ड से मिला, आप उसको लेकर आते हैं, और उसके अंदर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट करना चाहें, या फिर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स और या बाकी सेंसर्स जो हैं वो उनको डायरेक्टली स्ट्रीम करना चाहें अपने डिजिटल मॉडल के अंदर रियल बिल्डिंग के साथ, तो वो कनेक्ट किया जा सकता है। डिजिटल ट्विन का जो असल पर्पज़ है। इसी तरह से यही सारा डाटा जो है वो आपको वर्चुअल रियलिटी के अंदर कनेक्ट करने के लिए भी दिया जाता है, वर्कशॉप XR के नाम से। और ये वीआर कोलैबोरेशन करता है, और ये वीआर कोलैबोरेशन किस डाटा के ऊपर करता है, वो डाटा जो ऑलरेडी डॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, और डॉक्स से मुराद वही बैकबोन जो फर्स्ट स्टेप से यहाँ तक थ्रू आउट चलती ही हुई आई है। ठीक हो गया। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन क्लाउड का ओवरऑल जो है वो ओवरव्यू था कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो आपको किस किस जगह पे
काम आ सकते हैं। और फिर नीचे आप देख रहे होंगे कि ग्रे कलर की स्ट्रिप के अंदर इसी डाटा के ऊपर आपके पास इनसाइट्स, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन आईक्यू जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, इसी तरह से पावर बाय के कनेक्टर्स हैं या एपीआईज के जरिए जो भी हम कनेक्शन लेते हैं, ऑटोडेस्क की अपनी प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्लाउड पे होने की वजह से हम इंजॉय कर पाते हैं इन फैसिलिटीज़ को। और इन फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने से मुराद ये है कि वो जो हमने शुरू में इंडस्ट्री रिस्क्स देखे थे, उन सब चीज़ों को हम इसमें कैटर कर पाते हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंट्रोल में रहे। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी इन सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर या इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम बजट है, तो हम एडिशनल इसमें नहीं लगा सकते। तो एक्चुअली जो आप यहाँ पे बजट को एक्स्ट्रा समझ रहे होते हैं, अगर आप यहाँ पे 1 रुपया खर्च करते हैं, तो एक्चुअली वो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर टाइमलाइन को भी आपका ठीक रखता है और रीवर्क को भी आपके बचाता है। तो वो उससे जो आपका 10 रुपये का नुकसान होना होता है, वो यहाँ पे आपका 1 रुपये के इस्तेमाल से जो है वो बचाया जा सकता है। तो इतना इसमें डिफरेंस आता है। लेकिन थोड़ा सा आपको फर्स्ट स्टेप खुद से लेना पड़ता है, थोड़ा सा दिल बड़ा करके, उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय से मुराद आप फिर जो चीज़ जो प्रोजेक्ट आपका लॉस की तरफ जा सकता है, खुदा ना खास्ता, या इवन थ्रू पे हो सकता है, तो उसको आप प्रॉफिट में लेकर आ सकते हैं अगर आप ये चीज़ें कर पाएँ तो। ओके जी। यहाँ पे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट कर पाती हैं, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था ऊपर भी, कि सिविल 3D, ऑटोकैड प्लांट 3D, रेविट, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इसमें नेविसवर्क मैनेज इसलिए शामिल किया है कि ये डायरेक्टली उस तरह से तो इंटीग्रेट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें चीज़ें कुछ हद तक ना, जैसे इश्यूज वगैरह हैं वो आपस में सिंक हो जाते हैं, या आपके क्लैशेस वगैरह के जो फीचर्स हैं, क्योंकि क्लैशेस जो हैं वो ऑटोडेस्क बिम कोलैबोरेट जो है उसके अंदर ऑनलाइन डायरेक्टली भी किए जा सकते हैं और वो ऑटोमेटेड होते हैं। आप कुछ रूल्स सेट कर देते हैं कि किस चीज़ का किस चीज़ के साथ आपने कंपैरिजन करना है और उसमें से क्लैशेस डिटेक्ट करवाने हैं, तो वो क्लाउड पे रियल टाइम में ऑनलाइन होते हैं। और डेट जैसे जैसे आपके ये रेविट वगैरह आपकी को ऑथरिंग करते टाइम डायरेक्टली सिंक करते हैं ना अपने डाटा को डेस्कटॉप कनेक्टर के थ्रू, तो जैसे जैसे आपका एग्रीगेटेड मॉडल अपडेट होता है, तो उसमें इश्यूज अगर बनते हैं तो डायरेक्टली उसके अगेंस्ट, क्लैशेस के अगेंस्ट वो इश्यूज रेज होते रहते हैं और फिर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेविस्क मैनेज के अंदर भी वो चीज़ें सिंक हो सकती है, तो इस वजह से मैंने नेविस्क मैनेज को भी इसका हिस्सा यहाँ पे दिखाया है। ओके। कंस्ट्रक्शन क्लाउड रेविट के साथ किस तरह से मिलकर काम करता है? कंस्ट्रक्शन क्लाउड में हमने जिक्र किया कि जी ऑटोडेस्क डॉक्स है या बिम कोलैबोरेट प्रो है। अब ये दो चीज़ें अलग अलग एंटिटीज हैं, वो क्लाउड है और नीचे रेविट जो है ये आपका डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है कि आपने रेविट में काम किया, इसकी एक लोकल कॉपी जो है वो कैशे के अंदर मौजूद होती है आपके पीसी के अंदर। और इसी तरह जो आपका डॉक्स है या बिम कोलैबोरेट प्रो है, उसके अंदर आपके पब्लिश्ड मॉडल्स होते हैं। पब्लिश्ड मॉडल्स होते हैं या फिर जो शेयर्ड मॉडल्स होते हैं, इन प्रोग्रेस वाले अनपब्लिश्ड मॉडल, ये वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। अब होता क्या है कि इनिशियली जो है वो आप क्लाउड कोलैबोरेशन इनिशिएट करते हैं रेविट से, और अपने फाइल को सिंक करवाते हैं क्लाउड के साथ। फर्स्ट सिंक वर्जन 1 से आप सिंक करवाते हैं, वो वर्जन 2 के ऊपर क्लाउड के अंदर लेकर जाते हैं। फिर वर्जन 2 वहाँ पे मौजूद है, और उसको आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो सिंक्ड डाटा अब आप ले रहे हैं। पहले आपने अपना डाटा वहाँ पे शेयर किया या सिंक किया, अब वहाँ पे जो भी वर्जन बना वो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी। वहाँ से फिर आप उसको जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं सिंक 2 को, तो उसके ऊपर फिर आप फर्दर काम करते हैं, जो कि एक्चुअली आपका लोकल कैशे के अंदर आपका प्रोजेक्ट का डाटा आता है। और इसके बाद फिर जितनी बार भी आप अपने डाटा पे काम करके उसको वापस सिंक बैक करवाएंगे, तो आपका वो डाटा रियल टाइम, मतलब जब जब भी आप उसको सेव या सिंक करवाएंगे, वो आपके क्लाउड के ऊपर अपडेट होता रहेगा। और ये इससे पहले जो मैं बात कर रहा था कि एग्रीगेटेड मॉडल अगर आप क्लाउड के ऊपर उसके
कोऑर्डिनेशन स्पेसेस के अंदर बनाते चले जा रहे हैं। तो जब जब आप उसको सिंक कर रहे हैं, आपका वो वाला पार्ट या आपका वो वाली फाइल जो है वो उसका अपडेटेड वर्जन उसके अंदर बनता चला जा रहा है और वर्जनिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से आप वर्जन 10 वर्जन 11 पे जो है वो चलेगा। इसके अंदर आप मैनुअल वर्जनिंग भी कर सकते हैं। मैनुअल वर्जनिंग जाहिर है कि वो आप रेविट से नहीं कर रहे होंगे, वो आप कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली जो है वो अपने ब्राउज़र के थ्रू फाइल को अपलोड करते हैं, तो वो मैनुअल वर्जनिंग कहलाएगी। और आपका सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वहाँ से सिंक कर रहा है, तो ये आपकी ऑटोमेटेड वर्जनिंग कहलाएगी। और फिर ये जो शेयरिंग चल रही है इसको अलग से ज़रा यहाँ पे साइड पे समझाया गया है कि जी वर्क शेयरिंग के जो पैकेजेस होते हैं, जो पैकेजेस एक्चुअली शेयर किए जाते हैं टू बी कंज्यूम्ड बाय अदर टीम मेंबर्स या अदर स्टेक होल्डर्स, वो किस तरह से काम करते हैं कि एक आर्किटेक्ट है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। ओके, ये आर्किटेक्ट अपना पैकेज जो है वो वहाँ से शेयर करेगा और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को कंज्यूम करेगा। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपना जो काम करेगा वो अपना पैकेज वहाँ पे शेयर करेगा और आर्किटेक्चरल वाला या एमईपी वाला उसको कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे कुछ सैम्बल्स हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, शेयर्ड और कंज्यूम्ड। इन्हीं सैम्बल्स को हम यूज करते हुए बताते हैं कि जी सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस का एक पैकेज शेयर किया आर्किटेक्ट ने, वो पैकेज कंज्यूम कर लिया स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने। वो ऑनरशिप उसकी आर्किटेक्ट के पास ही है, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास और उसने उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद उसी की बेस पे उसने अपना स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो बनाया और उसके ऊपर वो काम कर रहा है। अब वो उसका वर्क इन प्रोग्रेस है। जब वो अपना काम करके उसको शेयर करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो उसका एक पैकेज बनाकर शेयर करेगा और आर्किटेक्ट उसके पैकेज को कंज्यूम करेगा। और जो आर्किटेक्ट का मॉडल है वो शेयर्ड होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो पैकेज जो उसने किया है कंज्यूमेबल, वो अवेलेबल होगा आर्किटेक्ट के लिए। और सेम यही चीज़ जो है वो बाकी के मीन के मैकेनिकल वालों के लिए भी, एमईपी वालों के लिए भी, सबके लिए ये इसी तरह से काम करेगी। यहाँ पे सिर्फ दो आपको टीम्स के अंदर ये कोलेबोरेशन दिखाई गई है कि ये एक्चुअली काम किस तरह से करती है, कि पैकेजेस की क्रिएशन या पैकेजेस की शेयरिंग या पैकेजेस की कंजम्पशन जो है वो इस तरह से एक्चुअली काम कर रही थी। और ये ऑटोमेटिकली क्लाउड के अंदर हो रहा होता है। ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड के या शेयर्ड के या इस तरह के फोल्डर्स बन रहे होते हैं और उनके अंदर फाइल्स अपडेट हो रही होती हैं जब जब आप उसको सिंक करवाते हैं या शेयर करते हैं पैकेज को। और ये सारे का सारा डाटा जो सबसे अपडेटेड वाला वर्जन होता है वो एग्रीगेटेड मॉडल के अंदर ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा होता है, ताकि जो वॉचर्स हैं या जो ओवरव्यू करने वाले लोग हैं वो जब देखना चाहें तो उनको लेटेस्ट वाला एग्रीगेटेड मॉडल एक ही जगह पे अगर देखने की जरूरत पड़ती है तो मिल जाए। प्लस क्लैश डिटेक्शंस वाले जो टीम है वो भी लेटेस्ट वाले मॉडल के ऊपर अपनी क्लैशेस वगैरह देख सके। और फिर नॉर्मली यही होता है कि वहाँ से वो क्लैशेस चेक करते हैं, अगर क्लैशेस रेज होते हैं तो वो फिर कंसर्न टीम के पास वापस भेजते हैं कि जी स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर दोनों को मेंशन किया कि जी आर्किटेक्ट ने वहाँ पे खिड़की दे दी थी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो है वो वहाँ पे कॉलम वहाँ से गुजर रहा है, तो इसको दोनों के पास मेंशन करेंगे तो वो जाहिर है कि फिर आपस में देख के किसी एक चीज़ को म्यूचुअल कम्युनिकेशन के बाद मूव करेंगे, ये चेंज करेंगे और फिर वापस जब वो सिंक करेंगे तो अगली बार वो उसके साथ टैग लगा कर भेजेंगे कि ये इशू जो आपने रेज किया था इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। और वो फिर ज़ाहिर है दोबारा चेक किया जाएगा क्लैश डिटेक्शन वाली टीम के जरिए से, और वो उसको अगर कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये रिजॉल्व्ड है तो वो रिजॉल्व समझा जाएगा, अदरवाइज वो उसको री रेज कर सकते हैं या फर्दर उसकी उसके सोल्यूशन के लिए सजेशंस दे सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो सीमलेसली प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट, जब तक कि हम पे प्री कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट जो है उन तक फाइनलाइजेशन तक नहीं पहुंच जाते। इवन कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो भी ये प्रोसेस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऑन साइट कोई चेंजेस रिक्वेस्ट की जाती हैं तो वो फिर ज़ाहिर सेम इसी प्रोसेस से ही गुजर के वहाँ तक जाएंगी। ओके जी। रेविट और कंस्ट्रक्शन, सॉरी कंस्ट्रक्शन क्लाउड,
ये समझ लें कि एक जोड़ी है जो हमेशा एक साथ चलती है, और इसमें हाई क्वालिटी डेटा रिच मॉडल्स बनते हैं। इसी वजह से हम रेविट को बिम के साथ कोलेब्रेशन करवाते हैं। कैड का अब ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, कैड से डायरेक्टली कोलेब्रेशन करवाई जाती है, लेकिन चूंकि कैड का डाटा जो रिच नहीं होता, तो इसलिए अब जो हमारे लिए दो हीरो प्रोडक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन क्लाउड और उसके साथ रेविट है। लेकिन जब हम रेविट की बात करते हैं तो रेविट की बजाय हमारी कोशिश होती है कि हम कलेक्शन की बात करें। मैंने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कलेक्शन का, कि कलेक्शन के अंदर आपको रेविट, उसके साथ ऑटो कैड, उसके साथ सिविल 3D, उसके साथ नेविस वर्क, और उसके साथ और भी मतलब इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत उस पूरे प्रोसेस के दौरान पड़ सकती है, वो सारे के सारे मिलते हैं। और एडिशनली उसके साथ ऑटोडेस्क डॉक्स, जो कि वो वर्जन कंट्रोलिंग और टीम्स कनेक्शंस और इश्यूज मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ भी इसके साथ आपको एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल जाती हैं। प्लस जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी वो भी सारी की सारी, कोई से भी दो सॉफ्टवेयर ले लें तो उसके समझ लें कि उसकी कॉस्ट से भी कम में पड़ जाता है। ओके, डेस्कटॉप कनेक्टर, ये अब रेविट और कंस्ट्रक्शन क्लाउड की बात हो रही है, तो उसमें डेस्कटॉप कनेक्टर का काफ़ी दफ़ा जिक्र आ चुका है। तो ये उसको फर्दर मैं एलिब्रेट कर देता हूँ कि डेस्कटॉप कनेक्शन एक्चुअली क्या करता है कि ये आपके पीसी के ऊपर कनेक्ट होता है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि क्लाउड के अंदर जो भी आपका डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को आप सिंक कर लेते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, और यहाँ से प्रोजेक्ट वाइज आपके पास फोल्डर्स बन के आ जाते हैं आपके क्या कहते हैं फोल्डर एक्सप्लोरर के अंदर विंडोज़ में। और आपका सॉफ्टवेयर भी कम्युनिकेट कर पाता है, और आप डायरेक्टली भी चाहें तो इन फोल्डर्स के अंदर कोई फाइल्स डाल के ऑटोमेटिक सिंकिंग की वजह से उसको क्लाउड के अंदर पहुंचा सकते हैं। डेस्कटॉप कनेक्टर एक्चुअली जो है वो आपका मेन कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन यू, योर सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रक्शन क्लाउड। कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अंदर जो मेन आपके फीचर्स हैं वो आपके कोलेब्रेशंस वगैरह के रिलेटेड हैं। तो जो इसमें चार मेन फीचर्स हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, आपकी रेविट की क्लाउड वर्क शेयरिंग, आपकी डिज़ाइन की कोलेब्रेशन, और मॉडल कोऑर्डिनेशन, जिसमें जो आपकी इश्यूज मैनेजमेंट है, क्लैश डिटेक्शन से सॉरी क्लैश डिटेक्शन जो है वो आपकी उसको फुलफिल किया जाता है। तो ये चार मेन फीचर्स हैं, इनको ज़रा क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो मैं समझा चुका हूँ। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात करें, जिसके अंदर क्या क्या है, आपके यूज़र मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंट वर्जनिंग, और आपके इश्यूज वगैरह या मार्कअप्स या कमेंटिंग वगैरह के मैनेजमेंट जो है वो शामिल है। इसमें टीम्स जो हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एज टीम मेंबर्स शामिल किए जाते हैं लोगों को। जाहिर है कि जितने भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं उन सबको कनेक्ट किया जा सकता है। ऐड मेंबर्स बिल्कुल एक सीमलेसली आसान सा एक तरीका है। और इसी जगह पे जो है वो इनके अंदर फिर आपके जो एक्सेस के लेवल्स हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस मेंबर के पास किस तरह की एक्सेस होनी चाहिए, वो आप रोल वाइज भी दे सकते हैं और वो आप एक्सप्लिसिटली भी किसी को असाइन कर सकते हैं। तो चार या पांच लेवल्स होते हैं कि किसके पास व्यू करने की फैसिलिटी होगी, किसके पास एडिट करने की होगी, किसके पास चेंज करने की होगी, किसके पास मैनेज करने की होगी, डिलीट करने की होगी। तो ये मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। इसमें थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप है जिसके अंदर ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि ये काम किस तरह से करता है। ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, आप चाहें तो नया प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लिस्ट में शामिल हैं, और आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को उसमें जाकर और जो भी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर आप परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। ये एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया। अगला स्टेप, उसके अंदर मेंबर्स को ऐड किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं और उनके एक्सेस लेवल्स रोल वाइज डिफाइन किए जा रहे हैं। और फिर किस किस मेंबर को कौन कौन सा मॉड्यूल, आपको याद होगा यहाँ पे डॉक्स है, टेक ऑफ है, बिल्ड है, कॉस्ट है, कौन कौन से मॉड्यूल की एक्सेस मिलनी चाहिए।
तो विद सब्जेक्ट टू कि आपने वो परचेज कर रखे हैं, तो आप उनको, अपने टीम मेंबर्स को उसकी एक्सेस दे सकते हैं। और ये सारा काम जो है वो नॉर्मली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या बिम मैनेजर जो है वो कर रहा होता है। इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट फाइल्स, उसमें आप फोल्डर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, और इन्हीं के अंदर आपके डाटा जो है वो आपके थ्रू या आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो यहाँ पे पहुँचता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में जो आपका सिक्योरिटी वाला फीचर था, जो परमिशंस वगैरह का था, कि यहाँ पे चार आपको वो मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं, और पांचवा लेवल जो है वो इससे भी एक नीचे होता है। इन चारों पांचों लेवल्स के ऊपर आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आपने फोल्डर वाइज एक्सेस सेट कर दी, या फिर इंडिविजुअल एक्सेस जो है वो आपने किसी को असाइन कर दी, या फिर आपने रोल वाइज किसी को असाइन कर दी। तो ये मुख्तलिफ तरह से आप एक्सेस दे सकते हैं। और ये सब कुछ ब्राउज़र में से हो रहा है। ठीक है, इसमें जो भी आपका मैनेजर है जिसने डायरेक्टली रेविट, कैड, सिविल 3D वगैरह को यूज़ करके ऑथरिंग नहीं करनी, तो वो बड़े आसानी से जो है वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएशन, टीम्स मेंबर्स, उनके एक्सेसेस, फोल्डर स्ट्रक्चर, नेमिंग कन्वेंशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ से एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही विंडो से की जा सकती हैं। लेफ्ट साइड पे आप मेन्यू देख रहे होंगे, और यहीं से जब आपका डाटा इसमें आ जाता है, तो फर्दर फिर एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग हो या बाकी चीज़ें हो, अप्रूवल्स वगैरह के प्रोसेसेस हों, डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रांसमिटल्स के लिए या पब्लिशिंग के लिए। ओके, फाइल्स को व्यू करने के लिए, जो मैंने आपसे 2D या 3D व्यूअर का जिक्र किया था, कि आप डायरेक्टली कैड की, रेविट की, नेविसवर्क की, सिविल 3D की, इंफ्रावर्क्स की, तमाम टाइप के जो सपोर्टेड हैं, 100+ मैंने जिक्र किया था कि फाइल फॉर्मेट्स हैं जो सपोर्टेड हैं डायरेक्टली, उन के ज़रिए से आप विदाउट हैविंग दैट हैवी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली डिज़ाइनिंग फेज़ में या ऑथरिंग फेज़ में इंक्लूड नहीं होते या शामिल नहीं होते, बल्कि वो मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, तो वो कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि आप किस तरह से एक 3D मॉडल को न सिर्फ व्यू कर पा रहे हैं, बल्कि उसमें मुख्तलिफ तरह से बिल्डिंग के मुख्तलिफ पार्ट्स को किस तरह से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और इसमें से ये एग्रीगेटेड मॉडल है, याद रखिएगा। इसमें मल्टीपल डोमेन्स जो हैं या मल्टीपल डिसिप्लिन जो हैं उनका डाटा जमा हो सकता है। वो 3D में देख रहे थे, यहाँ पे शीट्स या 2D डाटा है, ये भी देखा जा सकता है। इसमें चाहे PDFs हों, चाहे कैड के लेआउट्स हों, चाहे आपके रेविट की शीट्स हों, हर तरह के डाटा जो हैं उनको देखा जा सकता है। और ये तमाम डाटा जो है वो रिच डाटा होता है, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इट्स मीन के इसको किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल की इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर आप इनको एक्सेस करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसी तरह से डॉक्यूमेंट वर्जनिंग की अगर हम बात करें, तो वो किस तरह से आसानी से किया जाता है, कि सपोज आपने ये एक रेविट की फाइल है जिसका वर्जन 9 जो है वो आप देख रहे हैं, और इसका 2D वर्जन और 3D वर्जन दोनों मौजूद हैं, और यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसका किसी पिछले वर्जन के साथ। तो इस कंपैरिजन में ऑटोमेटिकली आपको बताया जाता है कि जी कौन कौन से चीज़ें चेंज हुई थी, और कितनी चीज़ें ऐड हुई, कितनी चीज़ें रिमूव हुई, और कितनी चीज़ें मॉडिफाई हुई। तो आप कोई से भी दो वर्जन के बीच में बगैर सॉफ्टवेयर खोले जो है वो डायरेक्टली कंपैरिजन निकाल के, चेंजेस निकाल के वो देख सकते हैं। और फिर इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई इशू वगैरह जनरेट करके, और उस किसी को मेंशन करके उसको इंस्ट्रक्शन पास करना चाहें, कोई अप्रूवल्स वगैरह जो है वो करना चाहें, वो कर सकते हैं।
वर्जन्स का जो मेथड है वो मैंने जहाँ पे मैंने रेविट कोलेबोरेशन का प्रोसेस समझाया था वहाँ पे बता चुका हूँ कि मैनुअल अपलोड से भी वर्जनिंग हो जाती है और आपका सॉफ्टवेयर जो सिंक करता है उससे भी वर्जनिंग हो जाती है। इश्यूज ट्रैकिंग जो ग्लोबल एक मैंने फीचर बताया था वो किस तरह से काम करता है। चूंकि आप ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं तो अब ऑनलाइन व्यूअर के अंदर ही आप डायरेक्टली कोई चीज़ नोटिस करते हैं और फिर आप उसको किसी कैटेगरी में डाल के कि सपोज यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिखाई जा रही है कि ये एक सेफ्टी इशू है और इमरजेंसी एग्जिट जो है इसको ज़रा देखा जाए कि इसमें रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है इमरजेंसी एग्जिट की। और इसके अंदर ये आप असाइन करते हैं, किसी इंडिविजुअल को कर सकते हैं या किसी टीम को कर सकते हैं। और बाकी कुछ इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, रूट कॉज जो है वो किस टीम की तरफ से है या किस तरह का है, किस कैटेगरी का है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इस इशू को सबमिट करवाते हैं और तमाम टैग्ड स्टेक होल्डर्स या टीम्स उनके पास ये इशू जो है वो पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम उसी शीट के अंदर से एक 3D व्यू में आए हैं और यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो जो इशू था वो एक्चुअली 2D वाला इशू 3D में देखा जा सकता है और यहाँ पे एक अलग से 3D इशू किसी और का क्रिएट किया हुआ मौजूद है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इशू जो है वो क्रिएट किया हुआ है और इसके ऊपर काम चल रहा है, रिव्यू में है या सॉल्व्ड है या जो है वो भी अनसॉल्व्ड है। जो भी इसके जितने भी इश्यूज जो हैं वो आपके उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे उन सब को आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद द परमिशन कि आपको उसमें शामिल किया गया, उस इशू के मेंबर के तौर पे या आपकी टीम को उसके तौर पे शामिल किया गया है या नहीं। तो ये इशू मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से काम करती है। डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स का जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, बहुत ही आसान है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि आपके यहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट की अप्रूवल का तरीकाकार जो है वो कितने स्टेप्स में नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है, 2 स्टेप में हो जाता है, 1 स्टेप में हो जाता है या 5 स्टेप में जाके होता है। आप उसका टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और फिर उस टेम्पलेट के अंदर किस किस स्टेप के ऊपर कौन कौन सा टीम मेंबर या मैनेजमेंट में से कौन कौन सा स्टेक होल्डर या स्टेक होल्डर्स में से कौन कौन सा इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होता है, आप फिर उन लोगों को इसमें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद फिर जिस स्टेप पे जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उसको असाइन की जाती है। ये एक आपका समझ लें कि लोकल टेम्पलेट बन जाएगा। पहले हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट उठाया कि हमारा प्रोसेस जो है वो इतने स्टेप्स का है और फिर हर स्टेप को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, हर स्टेप के अंदर जो मेंबर्स थे वो हमने असाइन किए। हमारा ये एक प्रोसेस बन गया, हमारा अप्रूवल बन सॉरी वर्क फ्लो बन गया। इस वर्क फ्लो को फिर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इस टेम्पलेट को ही यूज़ किया जाएगा जब जब किसी ने अपने कोई सबमिटल्स वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट जो है उनके अप्रूवल वगैरह के प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ से एक अप्रूवल वर्क फ्लो इनिशिएट किया गया और इसके अंदर इन फाइल्स को शामिल किया जाना है, वो फाइल्स शामिल कर दी गई। अब ये यहाँ से इनिशिएट कौन कर सकता है, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल पहले से डिफाइंड है, तो वो यहाँ से इनिशिएट करेंगे और फिर जिस बंदे के पास नेक्स्ट इस प्रोसेस को जाना है वहाँ उसके पास ये अप्रूवल पहुँच जाएगी और वो अपने डेस्कटॉप से बैठ के इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे क्योंकि साथ में फाइल्स अटैच्ड हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स मौजूद हैं, तमाम उसके साथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने डेस्कटॉप से बैठ के विदाउट wasting time, without getting into the process लेंथी या मैनुअल प्रोसेस के जी किसको कौन सी इंफॉर्मेशन पूछनी है, कहाँ से पता करनी है, क्योंकि वो सब के सब यहीं पे शामिल हैं। तो ये आपका एक सीमलेस और बड़ा फास्ट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जिनके जिम्मेदारी रिव्यू करना थी हम उनके डेस्कटॉप से देख रहे हैं कि उन्होंने इसको रिव्यू किया और इसके ऊपर अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगाना था तो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कर देते हैं।
अब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू करने के लिए मेंशन किया और कहा कि जी इसको रिव्यू करें, और फिर जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट बंदा जो है वो अपने हिस्से का काम करेगा और अप्रूवल की तरफ चीज़ें चली जाएंगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, इसमें आपकी टाइम सेविंग भी है, और इसमें बाकी चीज़ें भी क्या कहते हैं, डाटा की जो इंटीग्रिटी है वो भी साथ ही मौजूद है। इसी तरह से जो आपका रेविट और उसकी क्लाउड की कोलेब्रेशन है, वर्क शेयरिंग है, उसके ऊपर सेंट्रलाइज जो मॉडल है, या मल्टी यूज़र कोलेब्रेशन है, या सिंक है, या इन कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो होनी है, जो कि एक्चुअली वो जो इशू वाली बात थी, एक्चुअली वो यहाँ पे दोबारा से हम उसको रिफ्रेज कर रहे हैं। तो उसके प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपके क्लाउड के साथ कैसे कनेक्ट होता है या कैसे कम्युनिकेट करता है। वहाँ पे आपने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा कि उसके अंदर आपकी टीम का एक फोल्डर मौजूद था, जिसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो वहाँ से फाइल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं, और फिर यहाँ पे जो आपने काम किया है उसको फर्दर आप एक पैकेज बना के शेयर करने जा रहे हैं। तो उस पैकेज के अंदर ऐसा नहीं कि आप पूरे का पूरा मॉडल उठा के दे रहे हैं, बल्कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी शीट्स को, अपने 3D व्यूज़ को, कि जस्ट इतनी ही चीज़ें जो हैं वो इस पैकेज में शेयर होके बाकी टीम के लिए कोलेब्रेशन के लिए अवेलेबल होंगी। तो इसमें वो जो आपके डाटा की सिक्योरिटी है वो समझने के नेक्स्ट लेवल पे अब यूज़ की जा रही है। इससे पहले जो हमने डॉक्स में देखा था वो सिर्फ ये था कि आपने सिर्फ फाइल की एक्सेस देनी है कि कोई बंदा इसको देख सकता है या कोई एडिट कर सकता है। यहाँ पे आप फाइल लेवल पे नहीं है, आप इसके अंदर रेविट के शीट्स या रेविट के व्यूज़ के लेवल पे चले गए, और सिर्फ उतनी ही चीज़ें शेयर होंगी। और अगेन कौन इसको देख सकता है, कौन इसको एडिट कर सकता है, उन परमिशंस के साथ ही जाएंगे, या कौन इनको कंज्यूम कर सकता है। एक्चुअली ये कंजम्पशन के लिए होते हैं कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कंज्यूम इस तरह से कर सकते हैं कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर जस्ट फॉर रेफरेंस, और इसकी बेस पे आप फिर अपना सपोज स्ट्रक्चर वाले ने अपने इसके ऊपर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो मॉडल करने हैं। मल्टी यूज़र कोलेब्रेशन कैसे होती है, ये सिंगल यूज़र कोलेब्रेशन थी। मल्टी यूज़र कोलेब्रेशन जो है वो एक ही मॉडल के ऊपर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो वो कैसे को ऑथरिंग कर रहे होंगे, उसकी एक एग्जांपल है। सपोज ये वॉल थी, इसको यूज़र की तरफ से मूव किया गया। तो यहाँ पे आप देखें कि बताया जा रहा है कि जी ये आप इसलिए मूव नहीं कर सकते कि इसकी ऑनरशिप जो है वो फलां यूज़र के पास है। अगर आप इसको मूव करना चाहें तो उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास इनकी ऑनरशिप है। अगर वो वहाँ से अप्रूव कर देते हैं तो ये अब उनकी विंडो आ गई कि आप ग्रांट कर सकते हैं परमिशन, या आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्रांट हो जाती है तो उनका ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या इस कंपोनेंट के ऊपर आपके पास एक्सेस आ जाएगी। अदरवाइज डिनाई हो जाएगा तो ये कंपोनेंट वो मूव नहीं कर पाएंगे, वापस अपनी जगह पे पिन हो जाएगा। ओके, मॉडल के साथ सिंक करने का यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसी को हम ज़रा लोकल मॉडल तीन जगह से सिंक होके आ रहे हैं सेंट्रल मॉडल के अंदर, जो कि क्लाउड में है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये यूज़र ने फाइल में जो अपना काम किया था उसको सेव करवाया और सिंक करवाया विद द क्लाउड। इसमें आप एक टीम काम कर रही है या 10 टीमें काम कर रही हैं, सबके लिए सेम सिंपल सा प्रोसेस होगा। कम्युनिकेशन जो इन कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरह से होगी। अब यहाँ पे हम रेविट के अंदर मौजूद हैं, हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट हुई कि जी अ, हम यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने एक इशू जनरेट किया। इसमें हमारे पास एक तो स्क्रीनशॉट आ गया, लोकेशन आ गई है जो हमने ब्लू कलर के डॉट के साथ दी है,
और इसमें जो भी हमने अपने कमेंट्स वगैरह डाले या जो भी चीज़ें डाली वो डाल के हमने दे दी। और अब हम रेविट से निकल के हम ब्राउज़र के अंदर से इसको देख रहे हैं कि एक इशू क्रिएट किया गया वहाँ से, और वो यहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स के साथ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट जो भी यूज़र था या स्टेक होल्डर था, उसने इसके ऊपर फर्दर अपनी इनपुट देनी चाहिए। तो वो डायरेक्टली ब्राउज़र में से ही इसके ऊपर मार्कअप्स या कमेंट्स वगैरह ऐड कर पा रहे हैं सेम इशू के रेफरेंस में। अब उनकी तरफ से यह आया कि ये आपने 2 फुट ऊपर की तरफ मूव करनी है। ये कमेंट्स देने के बाद ये यहाँ से थंबनेल के साथ सबमिट करवा देंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये चली जाएगी वापस उस एंड यूज़र के पास। उन्होंने अपने पास से जैसे डाटा रिफ्रेश किया, ये उस सूरत में है जब आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। अगर आप सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर अगर खुला हुआ है तो ये आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं खुला हुआ तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर और फ्रेश डाटा जब फैच होगा तो उसके अंदर आपको ये इशू वैसे ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये सेम वही वाला प्रोसेस है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो पैकेजेस वगैरह, ऑडिट ट्रेल्स और विजुअलाइजेशन चेंजेस बिटवीन द वर्जन्स, ये किस तरह से की जाती हैं। डिज़ाइन रिव्यू। अब डिज़ाइन रिव्यू में जो व्यू आप देख रहे हैं इसमें ऊपर आपको कुछ टाइमलाइंस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये एक्चुअली वो पैकेज शेयरिंग और पैकेज कंजम्पशन के मुख्तलिफ सैम्बल्स हैं जो आपको टाइमलाइन के ऊपर नज़र आ रहे थे, ताकि विद द टाइम स्टैम्प आपको पता चल सके कि किस टीम ने कब कब क्या क्या शेयर किया या कब कब क्या क्या कंज्यूम किया। अब उसके नीचे एग्रीगेटेड मॉडल है। वो एग्रीगेटेड मॉडल जो इन तमाम टीम्स की तरफ से आने वाले डेटा के साथ आपके पास बना, और यहाँ रिव्यू करने वाले ने जस्ट उसको ओपन किया और रिव्यू कर सकता है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह से पैकेजेस का वर्क फ्लो जो अभी मैं टाइमलाइन की बात कर रहा था कि वो किस तरह से काम कर रहा है, कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ 1 महीने की टाइम स्टैम्प अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल टीम ने जो है वो इस पैकेज को क्रिएट किया और कंज्यूम करने के लिए। इसी तरह से आर्किटेक्चरल टीम जो है वो एक पैकेज अपना क्रिएट कर रही है और इसको शेयर किया गया ताकि बाकी टीम मेंबर्स के पास, सॉरी स्ट्रक्चरल टीम ने इसको शेयर किया और बाकी टीम्स के लिए ये अवेलेबल होगा, ताकि अगर कोई इसको कंज्यूम करना चाहे तो कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ सैम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे सर्कल है, अगर वो हॉलो सर्कल है तो उसका मतलब यह है कि पैकेज क्रिएट किया गया है, शेयर किया गया है। अगर वो उसमें के अंदर कलर फिल हो जाता है, सॉलिड कलर फिल हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पैकेज जो है वो आगे किसी टीम ने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह से मुख्तलिफ सैम्बल्स हैं। ये जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो इसके हेल्प डॉक्यूमेंट्स में से ये सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं, याद की जा सकती हैं। अब ये अपडेटेड पैकेजेस और उनके वापस शेयरिंग के साथ आपका एग्रीगेटेड मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। चेंजेस विजुअलाइजेशंस के किस पैकेज में या किस वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुई, इसका इसकी एक एग्जांपल तो हम वर्जन कंपैरिजन के अंदर भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम ज़रा कंपोनेंट लेवल पे जाके देख रहे हैं कि जी टोटल विंडोज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो इसमें 200 समथिंग चेंजेस जो हैं वो विंडोज़ के अंदर यहाँ पे आई हैं, और इनमें से हर एक को जो है वो ओपन करके उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इसका वर्जन 11 जो है वो आप देख पा रहे हैं।
सेम वे अगर हम मॉडल कोऑर्डिनेशन की बात करें, जिसके अंदर आपकी एग्रीगेशन, कोरेस्पोंडेंसेस या क्लैश डिटेक्शन हैं खास तौर पे, मीटिंग मिनट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि ये कम्युनिकेशन के अंदर, कोरेस्पोंडेंसेस के अंदर आती हैं या कोलेबोरेशन के अंदर आती हैं, तो इसमें विद इन द टीम्स कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। मॉडल एग्रीगेशन जो है वो आप चाहे डेस्कटॉप पे देखना चाहें या आप मोबाइल पे देखना चाहें, ये फील्ड के लिए भी और नॉन इंजीनियरिंग स्टेक होल्डर्स के लिए भी, सबके लिए मौजूद रहती है। इसी तरह से ऑटोमेटिक क्लैश डिटेक्शन है, वो मौजूद रहती है। तो ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। ये आपके जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, तो इसमें से हम मॉडल कोऑर्डिनेशन का जो मॉड्यूल है, पहले हम डॉक्स में थे जहाँ पे हमें फोल्डर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे, तो मॉडल कोऑर्डिनेशन के मॉड्यूल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेशन स्पेस क्रिएट करते हैं, और उस स्पेस के अंदर हम एक्चुअली नाम रखने के बाद बताते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर हमें क्या क्या शामिल करना है जो कंपैरिजन किया जाएगा। तो एक एमईपी और एक स्ट्रक्चर, इन दो के बीच में हम एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर हम फोल्डर्स बताते हैं कि जी ये वाले जो फोल्डर्स हैं इनके अंदर जो डाटा आ रहा है फैच होके या सिंक होके, उनके बीच में आपने कंपैरिजन करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स के ज़रिए से बताया गया है कि एमईपी के पाइपिंग या डक्टिंग का स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल मेंबर्स के साथ किस तरह से कहाँ कहाँ पे क्लैश आ रहा है। वो जितने भी क्लैशेस थे वो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स में शो हो रहे थे, फिर आप उनमें से हर एक के अंदर जाकर और उस स्पेसिफिक क्लैश के ऊपर कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट्स कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। समटाइम कुछ इश्यूज जो होते हैं वो नॉन इश्यूज भी होते हैं, जो जैसे एक अगर वॉल के अंदर से पाइप ने गुजरना है, तो वो सॉफ्टवेयर तो जाहिर है कि उसको एक क्लैश के तौर पे देखेगा, लेकिन एक्चुअल में शायद वो आप उसको क्लैश ना कहना चाहें, आपको वाकई उस पाइप को वॉल में से ही गुजारना है, तो आप फिर उसको नॉन इशू के तौर पे मार्क कर सकते हैं ताकि वो एज इशू ना आए। सेम वे इश्यूज मैनेजमेंट जो है वो क्लैशेस के ज़रिए से जो इश्यूज क्रिएट हुए वो उसी को फर्दर हम आगे लेकर जाते हैं कि सपोज ये एक इशू था, इसके ऊपर हमने मार्क किया और फिर हमने इसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर वो तमाम इश्यूज लोड किए, उसमें से वो स्पेसिफिक इशू सेलेक्ट किया, और हम एग्जैक्टली उसी जगह पहुंच गए जो ब्राउज़र के अंदर से जिस जगह पे पॉइंट लगाया गया था और वो वहाँ पे बताया गया था। तो इसको जो है वो आगे हम सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं कि उसके अगेंस्ट कौन कौन सी शीट, कौन कौन से मॉडल को हमने ओपन करना है, और उसके अंदर हम इस चीज़ को फर्दर कैरी करेंगे ताकि ये रेजोल्यूशन की तरफ चला जाए। और जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा तो इस इशू का स्टेटस जो है वो हम रिजॉल्व के तौर पे सेट कर देंगे। ये आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि हमारे ये इश्यूज जो हैं ये फैच होकर आए हैं नेविस वर्क के अंदर। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि क्लाउड से डाटा जो है वो सिंक किया जा सकता है आपके नेविस वर्क के अंदर, और नेविस वर्क से वापस सिंक किया जा सकता है क्लाउड के अंदर। इसी तरह से क्लाउड से रेविट में सिंक हो रहा था क्लैशेस वगैरह के सारे पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें, और फिर वहाँ से वापस भी सिंक हो रहा था। तो ये वाली जो कोऑर्डिनेशन है ये काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट के प्रोसेस को आसान कर देती है ताकि हमारा प्रोजेक्ट का डाटा फाइनल जो हो वो एरर फ्री हो। इसी तरह जो करस्पॉन्डेंसेज हैं हमारी या मीटिंग्स हैं, उनको किस तरह से इसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो है वो मैनेज किया जा सकता है। ये आसान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेथड है। तो ये हमारा पूरा क्लाउड का प्रोसेस था। इसमें मुख्तलिफ जो फीचर्स थे उनको हमने कोशिश की कि आसान तरीके से समझाया जाए। पहले हमने टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू लिया और फिर यहाँ पे हम टूल स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर या मॉड्यूल स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर आए, उनको डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको अगर टोटल समराइज करना चाहें तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स विजन को हम समराइज कैसे करते हैं कि जी आप स्टार्ट करते हैं
एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के ऊपर, एक सिंगल रिपॉजिटरी के अंदर ये आप प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो कन्वेंशनल मेथड से नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तो आप डेस्कटॉप में ही कहीं से किसी फोल्डर से स्टार्ट करते हैं, बल्कि आप इसकी बजाय आप डॉक्स के अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम रखें, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, और उसके अंदर से डायरेक्टली जो है वो एईसी डाटा की रिपॉजिटरी क्रिएट करके वहीं से फर्स्ट फेज अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर इसमें ऑटोडेस्क के जो मैंने कलेक्शन का जिक्र किया था कि आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पे नहीं जाते, कलेक्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल कुछ सालों से ऐड किया गया है ऑटोडेस्क फॉर्मा के नाम से, जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के फेज़ में आपको हेल्प करता है। ख़ास तौर पे बिल्डिंग के जो एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस है ना, कि आप उसके वहाँ पे जिस लोकेशन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट बनना है वहाँ पे क्लाइमेट के क्या सिचुएशंस हैं, माइक्रो क्लाइमेट की क्या सिचुएशंस हैं, सन के एनालिसिस हो गए, आपके विंड के हो गए, आपके इसके अलावा आपके जो बिल्डअप एरिया है उसके आप कैपेसिटी वाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इतने फ्लोर्स के अंदर, इतने स्पेसेस के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो उसके बेसिक आइडियाज बगैर आप रेविट में या कैड में गए बगैर वहाँ से एनालाइज करके एक बिल्डिंग का कार्डबोर्ड टाइप का एक जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, वो अलोंग विद डाटा, कार्डबोर्ड मॉडल नॉर्मली डम मॉडल होते हैं, तो यहाँ पे डाटा बेस्ड मॉडल जो है वो आप एक स्केच कर सकते हैं, और फिर उसी को आप सेंड कर देते हैं रेविट या अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, और यहाँ से फिर उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं, और जैसे जैसे वो डिज़ाइन जो है वो आपका फर्निश होता चला जाता है, उसमें डिटेल आती चली जाती है, डाटा आता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह ये सारा कुछ जो है वो सेम टाइम पे कनेक्टेड रहता है आपके तमाम सॉफ्टवेयर के साथ, आपके तमाम प्रोसेसेस के साथ, इवन आपकी जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं उनके साथ, और कंस्ट्रक्शन क्लाउड के एसीसी के तमाम मॉड्यूल्स के अंदर ये डाटा फ्लोट होता है, मौजूद रहता है। ठीक है। और ये पूरा एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, जिसमें आपके टीम्स, आपके प्रोसेसेस, आपके सॉफ्टवेयर, आपका डाटा, सब का सब एक ही जगह पे मौजूद है, आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने के लिए। तो ये हमारा जो है वो आज का सेशन था। आपकी तरफ से क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ, और चूंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ टाइम हो गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके इंशाल्लाह बाय ईमेल आपको इनके रिप्लाई कर दिए जाएंगे। और आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट सेशंस के लिए हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।